हाय एवरीवन, दिस साइड भूमिका ठक्कर। जैसा कि आप देख सकते हैं टाइटल में कि आज अपने चार्ज अंडर जीएसटी चैप्टर चार्ज अंडर जीएसटी को अपने कवर करेंगे। सबसे पहले मैं बता दूं कि अपना जो लेक्चर 2 कंप्लीट हुआ है सप्लाई का, उसके कुछ 3 अमेंडमेंट्स है। सप्लाई जो कंपोजिट सप्लाई है उसका कुछ एग्जांपल्स अमेंडमेंट के थ्रू आया है, तो आप अपने क्या करते हैं कि पहले उसको कवर कर लेते हैं। तो ये जो नोट है ना, वो अपना सप्लाई चैप्टर का जो आपका ड्राइव लिंक है उसमें जो आपका सप्लाई वाला नोट है उसी में आपको मिल जाएगा। ठीक है, ये लास्ट में वो पेज डाला हुआ है, तो अब वो नोट को खोलना। और अभी जो मैं बता रही हूँ तीन जो चीज़ें हैं कंपोजिट सप्लाई में जो एग्जांपल ऐड हुए हैं, वो चीज़ को ध्यान से समझो, वहाँ से वो कवर हो जाएगा। फिर अपने चार्ज अंडर जीएसटी को अभी चालू करते हैं। ठीक है, सो यहाँ पे कंपोजिट सप्लाई है, इसका 3 एग्जाम्पल्स आए अमेंडमेंट के द्वारा। तो पहला क्या है कि इसको अपने एग्जाम्पल के द्वारा समझते हैं। तो सबसे पहले क्या है कि मान लेते हैं इस एग्जाम्पल में कि अपने 1/4/2025 में अपना कंस्ट्रक्शन चालू हुआ और अब इस डेट पे मिड ऑफ द ईयर पे क्या हुआ रहा है कि ये कंस्ट्रक्शन सिर्फ आधा अधूरा बना है हाउस। ठीक है, अभी अंडर कंस्ट्रक्टेड है और ये जाके कंप्लीट हो रहा है इस डेट पे। इस डेट पे ये इस तरीके से घर बन के ख़त्म हो गया और अपने को सर्टिफिकेट भी मिल गया, कंप्लीशन सर्टिफिकेट जो मिलता है वो। तो अपने को एक चीज़ पता है कि या तो कंप्लीशन सर्टिफिकेट या तो फिर फर्स्ट ऑक्यूपेंसी, विच एवर इज़ अर्लियर, वो वाला डेट जो होता है, अगर उसके बाद अपने को इंटायर कंसिडरेशन मिलता है तो अपना जो जीएसटी है वो नहीं लगता, सेल ऑफ उसको बिल्डिंग ट्रीट कर लिया जाता है। अब यहाँ पे प्रॉपर्टी का वैल्यू है 2 करोड़ का और बाकी अपने देख रहे हैं कि यहाँ पे अपने को मेन एरिया पे जाके ये घर मिल रहा है, इसके वजह से इसकी जो वैल्यू है वो और बढ़ गई और वो 20 लाख और बढ़ गया। ठीक है, तो प्रेफरेंशियल लोकेशन के कारण भी कुछ वैल्यू बढ़ रही है। तो क्या यहाँ पे अपने ये एलिमेंट देख रहे हैं कि जो प्रिंसिपल चीज़ है वो क्या है कि प्रॉपर्टी को सेल करना, और एंसिलरी है उसका प्रेफरेंशियल लोकेशन हो जाना। अब ये गली कुचले में होता तब इसका वैल्यू थोड़ा कम होता, ऑफकोर्स सब बात है, या तो ये प्रेफरेंशियल लोकेशन वाली ये चीज़ लगती ही नहीं। समझ में आ रहा है? तो ये इस तरीके से कंपोजिट के सप्लाई में कवर हो रहा है, जहाँ पे प्रिंसिपल सप्लाई इज द सप्लाई ऑफ प्रॉपर्टी, सेल ऑफ प्रॉपर्टी। ठीक है, तो ये यहाँ पे कंपोजिट सप्लाई में कवर हो जाएगा। तो ये क्या होगा कि ये कंपोजिट सप्लाई में कवर हो जाएगा और ये जो 2.20 करोड़ का जो अपना कंसिडरेशन है वो अपने डायरेक्ट जीएसटी में चार्ज कर देंगे। इसके बाद नेक्स्ट इज ये अंबानी का है, अंबानी का कंपनी है। ठीक है, जियो, और इसका इंश्योरेंस करवाना था। तो जबकि ये बड़ी कंपनी है, या तो इसका कोई इंश्योरेंस करवाती है, इंश्योरेंस कंपनी डायरेक्टली इतना बड़ा कंपनी का रिस्क बियर नहीं करती है। तो क्या होता है कि इस इंश्योरेंस को लेने के बाद एक लीड इंश्योरर होता है। ठीक है, और वो अपना इंश्योरेंस अपनी दूसरी इंश्योरेंस कंपनी के साथ शेयर करता है और बोलता है कि चलो हम लोग को इंश्योरेंस में आते हैं। ठीक है, वो अपना भले कमीशन भी रखेगा लेकिन वो शेयर करता है। ठीक है, ये लीड इंश्योरर मान लेते हैं कि मान लो 60% का रिस्क कवर करता है, बाकी लोग मिला के 40%, ये हो सकता है। लेकिन ये जो प्रीमियम है, प्रीमियम तो भाई कंपनी एक ही के अकाउंट में डालेगी, वो तो 10 के अकाउंट में नहीं ना डालेगी। तो ये जो लीड इंश्योरेंस है उसके अकाउंट में प्रीमियम आता है और फिर ये प्रीमियम बढ़ता है हर एक जन में। ठीक है, तो क्या ये जो बढ़ेगा फिर से प्रीमियम, क्या इसमें जीएसटी है? तो बोला नहीं, इसमें जीएसटी नहीं है, ये शेड्यूल 3 का पैरा 9 में कवर कर लिया गया है, ये अमेंडमेंट है। ठीक है, तो शेड्यूल 3 का पैरा 9 क्या आ रहा है कि यहाँ पे जीएसटी नहीं है, जहाँ पे एक लीड इंश्योरर को इंश्योरेंस कंपनीज को अपना जो प्रीमियम का पैसा है वो शेयर करती है। तो ये जो शेयरिंग है उसमें जीएसटी नहीं है। इसको कहाँ कवर किया गया? शेड्यूल 3 का पैरा 9 में। ठीक है, तो यहाँ पे कंपोजिट कैसे हुआ कि इंश्योरेंस इज द मेन एलिमेंट, इंश्योरेंस इज द प्राइमरी एलिमेंट, जो प्रिंसिपल एलिमेंट है दैट इज द इंश्योरेंस। तो प्रिंसिपल यहाँ पे इंश्योरेंस हो गया, बाकी जो भी कोई इंश्योरेंस है वो उसकी एंसिलरी सर्विसेज होगी और ये जीएसटी शेड्यूल 3 के हिसाब से कवर करती है। इसके बाद है अपना ये, यहाँ पे फिर से
जियो कंपनी आ गई, इसका इंश्योरेंस करवाना था और इसका इस बार इंश्योरेंस लिया XYZ इंश्योरर ने, ठीक है। और ये इंश्योरर क्या करता है, ABC कंपनी के साथ री इंश्योरेंस में इंटर करता है, मतलब ये अपना कमीशन रख के इसको शेयर कर देगा। तो ये पूरा ही कवर नहीं कर रहा है, एक्चुअली में ये पूरा ही रिस्क को कवर नहीं कर रहा है, ये क्या कर रहा है, डायरेक्टली इसको री इंश्योरेंस करवा दे रहा है। तो इस केस में ये यहाँ से प्रीमियम उठाया और ये इसको प्रीमियम उठा के दे दिया, ठीक है। तो ये जब प्रीमियम उठा के दे दिया तो ये अपना कुछ कमीशन रखा। जैसे कि मान लेते कि 1 लाख का उसने प्रीमियम उठाया, तो यहाँ पे जो प्रोविज़न है वो क्या बोलती है कि अपने को क्या करना है ना, ये पूरा का पूरा पहले प्रीमियम उसको दे देना है। और ये बंदा क्या करेगा, ये जो बड़ा वाला री इंश्योरर है, री इंश्योरर का मतलब क्या हुआ कि ये जो इंश्योरेंस कंपनी है वो इस रिस्क को बियर नहीं करना चाहती है, तो वो क्या करवा लेती है कि ये इस रिस्क को ट्रांसफ़र कर देती है किसी अनदर कंपनी में, उसी को बोलते हैं री इंश्योरेंस। तो इसमें क्या हो रहा है कि ये जो भी प्रीमियम यहाँ पे मिल रहा है इसको, ये अपना कमीशन रख के इसको री इंश्योरर को दे रहा है। तो ये जो 1 लाख रुपए उठाया एज अ प्रीमियम का अमाउंट, तो प्रोविज़न ये बोल रहा है कि मेरे को ये 1 लाख का 1 लाख पूरा री इंश्योरर को पहले देना है, कमीशन काट के भी नहीं देना है, पहले पूरा का पूरा देना है। फिर क्या होगा कि कंडीशन ये है कि ABC लिमिटेड को ये पूरा 1 लाख के ऊपर GST को बियर करना पड़ेगा। जो उसका टर्नओवर है उसमें अपने को 1 लाख दिखाना पड़ेगा और जैसे GST लगती है वैसे अपने को दिखाना पड़ेगा। तो इसको पूरा 1 लाख के ऊपर ही GST को बियर करना है, जो ग्रॉस प्रीमियम है। फिर भले ये कमीशन काट के दे, कोई बात नहीं है। ये जो कमीशन वाला फिगर है ये एग्जेम्प्ट में आ जाता है। तो यहाँ पे कंपोजिशन सप्लाई का फिगर कैसे आया, ये एग्जेम्पशन किस में कवर है, शेड्यूल 3 में कवर है, ठीक है। तो ये कंपोजिशन सप्लाई कैसे हुआ कि प्रिंसिपल इज़ द री इंश्योरेंस करवाना। तो जो री इंश्योरेंस होता है ना, ये अकेले में अपना शेड्यूल 3 में कवर करता है, यानी कि ये जो इसको प्रीमियम शेयर कर रहा है ना, वो भी यहाँ पे कवर हो गया कि भाई GST के परव्यू के बाहर है, मतलब शेड्यूल 3 में नेगेटिव लिस्ट में आ गया। और एंसिलरी सर्विस इससे जुड़ी हुई है, इसकी कमीशन इससे जुड़ी हुई है, इसलिए ये भी बाहर हो गई, यानी कि पूरा का पूरा ट्रांजैक्शन शेड्यूल 3 में कवर हो गया। तो यही था, ये 3 आइटम्स जो कंपोजिट सप्लाई के अंडर पे है। और ये अपना जो आपका सप्लाई चैप्टर है उसका छोटा मोटा अमेंडमेंट्स, आप इसको नेग्लेक्ट भी कर सकते थे, लेकिन क्या पता किस तरीके से आ जाए क्वेश्चन, तो मैं बस एक ओवरव्यू दे दिया आपको। ये इसके बाद अपने चलते हैं चार्ज ऑफ GST चैप्टर पे। सबसे पहले चार्ज ऑफ GST में इंट्रा स्टेट कहाँ पे होता है, अपने बोलते हैं एक ही स्टेट में सप्लाई हो रहा है, तो उसको देखने के लिए क्या होता है, लॉस और पॉस, लोकेशन ऑफ सप्लायर एंड जो अपना प्लेस ऑफ सप्लाई है, ये दोनों क्या होना चाहिए, सेम स्टेट पे होना चाहिए, तब जाके क्या होता है कि इंट्रा स्टेट सप्लाई होता है। इसको इसी तरीके से समझना है कि भाई एक ही स्टेट के अंदर ही सप्लाई हो रहा है, तो क्या हो रहा है, इंट्रा स्टेट सप्लाईज। वहीं पे जहाँ पे लॉस पॉस डिफरेंट है, ठीक है, इसको हम लोग और डिटेल में समझेंगे जब अपना लॉस पॉस चैप्टर करेंगे, लेकिन अभी इसको इस तरीके से समझना है कि डिफरेंट स्टेट्स में या तो सप्लाई है, या तो डिफरेंट यूटीज़ में आपका सप्लाई है, या तो एक स्टेट से अनदर यूटी में आपका गुड्स जा रहा है, सर्विसेज जा रहा है, तो वो हो जाता है इंटर स्टेट। बाकी अपना जो रिलेवेंट डेफिनेशन वाला चीज़ है वो अपने कवर कर चुके हैं ऑलरेडी, बहुत सारे डेफिनेशन अपने ऑलरेडी कवर कर चुके हैं। इसमें जो कुछ इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है वो मैं कॉपी से करवाऊंगी इस बार। यस, तो अपना चार्ज ऑफ GST में सबसे पहले डेफिनेशन है एग्जेम सप्लाई का। तो एग्जेम सप्लाई में इंक्लूड करता है निल रेटेड एज वेल एज एग्जेम्प्टेड सप्लाईज भी, ठीक है। तो एग्जेम्प्टेड सप्लाई को क्या बोलते हैं, यानी कि इसमें GST तो लगता है बट इसका जो रेट है वो 0% हो जाता है, मतलब लेवी ऑफ GST है बट यहाँ पे बाय नोटिफिकेशन रेट 0 हो गई या रेट निल हो गई, तो वो एग्जेम सप्लाई के कैटेगरी में आती है। बट नॉन टैक्सेबल सप्लाई का मतलब क्या हुआ, इसको और इसको आप मर्ज मत कर देना। नॉन टैक्सेबल सप्लाई का अलग है, जहाँ पे GST लगती ही नहीं है, जैसे कि पेट्रोल, डीजल, अल्कोहल। इसके बाद अपना एग्रीगेट टर्नओवर का जो डेफिनेशन है वो क्या है,
ये अभी इस चैप्टर के लिए तो बहुत इंपॉर्टेंट है। अपने जो कॉम्पोजिशन स्कीम है उसमें अपने जो टर्नओवर देखेंगे, कैलकुलेशन करेंगे, उसमें ये कवर करेगी। तो ऑल द टैक्सेबल सप्लाईज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, लेकिन इसमें जो इनवर्ट सप्लाई होता है गुड्स एंड सर्विसेज का, जिसमें अपने आरसीएम में पे करते हैं, वो यहाँ पे नहीं आएगा। फिर एग्जाम सप्लाई भी आएगा, एक्सपोर्ट भी आ जाएगा, इंटर स्टेट सप्लाईज भी आ जाएगा, यानी कि एक सिंगल पैन के ऊपर जितना भी अपने कमाते हैं, चाहे डिफरेंट स्टेट्स में कमाएं, वो सब कुछ आ जाएगा। इंटर एज वेल एज इंट्रा स्टेट सप्लाईज, सेम पैन के अंदर जितना भी टर्नओवर है अपना, सब कुछ आ जाएगा। इसमें आगे जाके अपने पढ़ेंगे कि जो अपना इंटरेस्ट एलिमेंट है डिपॉजिट्स के ऊपर, एडवांसेस के ऊपर, लोन्स के ऊपर, वो अपने कवर नहीं करता है टर्नओवर पे। और इसमें अपना CGST, SGST, UT GST, IGST, सेस, ये सब एक्सक्लूड है। तो जितना भी GST वाला एलिमेंट है वो सब एक्सक्लूड कर देना अपने को, और तब जाके अपना टर्नओवर का कैलकुलेशन होगा। ठीक है। इसके बाद ये सब चीज़ें कवर कर ही गया था। हाँ, दिस इज़ द इम्पॉर्टेंट थिंग यहाँ पे कि इंडिया के अंदर क्या क्या कवर होता है। तो इंडिया के अंदर अपना टेरिटरी ऑफ इंडिया डिफाइन किया गया आर्टिकल 1 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन में। उसमें बोला गया है कि ये जो अपना बेस लाइन है, ये जो अपना बॉर्डर लाइन है, ठीक है, यहाँ से अपना बॉर्डर है ये सब। अब इस बॉर्डर से 12 नॉटिकल माइल्स तक जितने भी टेरिटोरियल वाटर के आपको दिख रहे हैं, ये अपने हैं, इंडिया के अंदर है। फिर यहाँ से 24 नॉटिकल माइल्स, ठीक है, यहाँ से 24 नॉटिकल माइल्स अपना, यहाँ से ये अपना क्या है, कंटिन्यूअस जोन्स है, वो भी अपना है। फिर वापस यहाँ से लेके यहाँ तक है ना 200 नॉटिकल माइल्स तक क्या है, एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन्स है, वो भी अपना इंडिया का अपना है। तो ये वाटर लेवल तक तो अपना है, ये वाला जो है यहाँ से यहाँ तक 12 नॉटिकल माइल तक जितना भी अपना कॉन्टिनेंटल शेल्फ देख लो, ये एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन्स देख लो, ठीक है, ये कंटिन्यूअस जोन देख लो, टेरिटोरियल वाटर देख लो, ये सब अपना है। लेकिन एयर स्पेस कहाँ तक अपना है, टेरिटरी और टेरिटोरियल वाटर के ऊपर तक का, मतलब ये 12 नॉटिकल माइल्स तक ही लास्ट जाएगा एयर स्पेस के लिए। मतलब यहाँ तक इंडिया की सरकार का राज चलता है एयर स्पेस में, ठीक है। लेकिन इसके बाद जितना भी स्पेस है ना, ये सब जो स्पेस है, इसमें जो बाकी कंट्रीज़ है, इसका भी आप जो एरोप्लेन है वो उड़ता हुआ देख सकते हो, और उसमें इंडिया का जो हाँ या ना भरना है वो भरने का ज़रूरत भी नहीं है। बट अगर 12 नॉटिकल माइल्स के अंदर आना है किसी को, किसी भी फॉरेन कंट्री के एरोप्लेन को, तो यहाँ पे उसको इंडिया का जो है परमिशन लेना पड़ेगा। अब ये इम्पॉर्टेंट है कि यूनियन टेरिटरी के अंदर क्या क्या आती है। अंडमान एंड निकोबार आइलैंड, लक्षद्वीप, दादरा एंड नगर हवेली एंड दमन एंड दीव, लद्दाख और चंडीगढ़, ठीक है, ये आपको ध्यान में रखना है। इसी के बेस्ड एक MCQ है इधर कि अगर कोई इंट्रा स्टेट हुआ है जिसमें CGST और UT GST लग रहा है, ठीक है, तो उस केस में आपका सप्लाई किस स्टेट या किस UT पे होगा। जब UT मिल रहा है यानी कि कोई ना कोई UT पे होगा, तो यहाँ पे कौन सा UT है, लद्दाख इज़ द UT, इसलिए दिस इज़ द आंसर। अब अपने सेक्शन जो 9 का 1 है, जैसे जैसे 9 है वैसे वैसे 5 भी कवर होता है। 9 यानी कि CGST एक्ट को कवर कर रहा है, और 5 कौन सा कवर कर रहा है, अपना IGST एक्ट है। तो 9 का 1 बोल रहा है कि अपने जो वैल्यू निकालेंगे सप्लाई ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज का, वो अंडर सेक्शन 15 के हिसाब से निकालेंगे। एंड इसमें मैक्सिमम रेट हो सकती है अपनी 20%, यानी कि CGST के हिसाब से 20% है यहाँ पे, और अपना IGST के हिसाब से 40% है। तो यहाँ आप उसको समझना है 20%, ठीक है। ये मैंने C और S को मिला के लिखा हुआ है। इसके बाद अपना क्या है
कि एक नोटिफिकेशन डेट आएगा जिसके हिसाब से रिकमेंडेशन आएगी जीएसटी काउंसिल की कि उस डेट से पेट्रोलियम, क्रूड ऑयल, हाई स्पीड डीजल ऑयल, मोटर स्पिरिट, ये सबको ले आया जाएगा जीएसटी के अंदर। तो अपने को सबको पता ही है। इसके बाद 9 का 3, 9 का 4 और 9 का 5, दैट इज़ द इम्पॉर्टेंट थिंग इस लेक्चर के हिसाब से। 9 का 3 क्या बोलता है कि कुछ ऐसे सप्लाईज होते हैं जहाँ पे 9 का 3 उसको कवर करता है। 9 का 3 कवर करने का मतलब है कि जो रिसिपिएंट है ना यहाँ पे, वही यहाँ पे आरसीएम में टैक्स जमा करेगा। इस चीज़ को मैं एग्जांपल से समझाऊंगी कि ये रिवर्स चार्ज है क्या। समटाइम्स क्या होता है, ये जो आरसीएम है ये क्यों लग जाता है, बिकॉज ये जो सप्लायर है वो अनरजिस्टर्ड है, तो वो भी अपने यहाँ पे समझेंगे। और ये जो 9 का 5 है, इसमें अगर ईसीओ के द्वारा अगर अपने सप्लाई करेंगे तो वो जो ईसीओ है वो जाके जमा करेगा टैक्सेस, और वो ईसीओ के द्वारा अपने सर्विसेज देंगे तब। उसके बाद लिखा हुआ है कि अगर मान लो कि ईसीओ जिसको टैक्स जमा करना था उसका कोई फिजिकल अपीयरेंस नहीं है, तो उस केस में जो पर्सन रिप्रेजेंटिंग द ईसीओ उसको इंडिया में रहना पड़ेगा, या फिर वो टैक्सेबल टेरिटरी में समझ लो। अगर वो भी नहीं है तो इन सच अ केस में वो अपॉइंट करेगा किसी एक पर्सन को जो इन द टैक्सेबल टेरिटरी में अपॉइंट करेगा, और वो वहाँ पे टैक्स पेमेंट का काम करेगा। और यही चीज़ का अगर ऐसे देखा जाए कि आईजीएसटी के हिसाब से, जैसे जहाँ पे इंटरेस्ट रेट है वहाँ पे इंटरेस्ट रेट लगा दिया जाए, तो वो ऑटोमेटिक आईजीएसटी में कवर होता जाएगा। तो ये इतना रिलेवेंट नहीं है, जो भी अपने सीजीएसटी में पड़े वही चीज़ इसका आईजीएसटी के हिसाब से है। अब 9 का 3 में ये जो कुछ स्पेसिफिक गुड्स है जहाँ पे 9 का 3 के अंडर आरसीएम लग जाता है। तो पहले तो 9 का 3 जो अपना आरसीएम बार बार बोल रहे हैं, ये है क्या। तो ये एक नॉर्मल सीन है जहाँ पे 9 का 1 और 9 का 2 कवर कर रहा है, और ये है 9 का 3 वाला। ये एक सप्लायर है, ये रिसिपेंट है, यहाँ पे भी सप्लायर है, ये रिसिपेंट है। ये इस बार क्या कर रहा है, अपना एक इनवॉइस बना रहा है, और इसमें 10,000 का जो सामान है वो, और प्लस उसका जीएसटी जोड़ के एक बिल को इसको थमा रहा है। अब इस बार रेसिपिएंट इसको पूरा का पूरा 11,800 रुपये दे देता है, और 18% जीएसटी के हिसाब से टैक्स भी दे देता है। और ये सप्लायर क्या करेगा, आप यहाँ पे जीएसटीआर 1 फाइल करेगा, 3B फाइल करेगा, पेमेंट करेगा वहाँ पे गवर्नमेंट को टैक्सेस का। लेकिन ये तो नॉर्मल एकदम स्कीम है जिसको बोलते हैं अपने FCM, फॉरवर्ड चार्ज, ठीक है। अब एक आता है आरसीएम। आरसीएम में क्या है कि सप्लायर तो इनवॉइस सिर्फ 10,000 का बनाएगा, और उस इनवॉइस में लिख देगा, डिक्लेरेशन दे देगा कि मैंने तो जीएसटी कलेक्ट नहीं किया है, लेकिन इस चीज़ का आरसीएम में पेमेंट होगा। तो यहाँ पे क्या होगा कि जो रिसिपिएंट है वो यहाँ पे सप्लायर को जीएसटी दे के फिर सप्लायर जमा दे रहा है गवर्नमेंट का, ऐसा सीन नहीं हो रहा है। यहाँ पे रिसिपिएंट डायरेक्टली जो टैक्स का अमाउंट है वो डायरेक्टली गवर्नमेंट को जाके जमा कर दे रहा है इन जीएसटीआर 3B वाले फॉर्म पे। सो आरसीएम इज दिस सेम, जहाँ पे रिसिपिएंट डायरेक्टली जाके जमा कर रहा है, रिसिपिएंट जाके जमा करता है टैक्सेस, सप्लायर जमा नहीं कर रहा है यहाँ पे। सो उसी 9 का 3 में कवर करता है। कुछ गुड्स ऐसे हैं, अगर मान लो कि सप्लायर इज़ द एग्रीकल्चरिस्ट और सामने वाला रजिस्टर्ड पर्सन है, तो उस केस में रजिस्टर्ड पर्सन को आरसीएम में जमा करना पड़ेगा। कब, जब गुड्स जैसे कि सप्लाई हो रहा है कैशू नट्स जो छिले हुए नहीं है, शेल्टेड या पील नहीं है, बीड़ी व्रैपर लिप्स, टोबैको लीव्स है, रॉ कॉटन है, अभी कच्चा कॉटन निकल के आया है, तो वो। दूसरा हो जाता है जहाँ पे सप्लाई हुआ है लॉटरी का, तो लॉटरी का सप्लाई कौन कर रहा है, गवर्नमेंट कर रही है लॉटरी के डिस्ट्रीब्यूटर को, या तो फिर उसके सेलिंग एजेंट को दे रही है। तो ये जो सेलिंग एजेंट और लॉटरी डिस्ट्रीब्यूटर है वो आरसीएम में जाके जमा करेगी टैक्सेस। फिर जहाँ पे सिल्क यार्न है वहाँ पे उसका मैन्युफैक्चर, जो उसका मैन्युफैक्चरर है वो कोई भी हो सकता है, चाहे वो कंपनी भी हो, तब भी अगर वो रजिस्टर्ड पर्सन को सप्लाई करेगी तो रजिस्टर्ड पर्सन जाके आरसीएम में जाके जमा करेगा टैक्सेस। फिर अगर यहाँ पे व्हीकल्स है जो सीज कर लिए गए थे, पहले कन्फिस्केट कर लिए गए थे, तो ऐसे करके बहुत सारा जमा हो गया था, तो गवर्नमेंट उसकी वो करती है कि अब ऑक्शन में उसको बेचने का काम करती है। तो जब गवर्नमेंट इस चीज़ का सेल कर रही है सामने वाला रजिस्टर्ड पर्सन, तो सामने वाला जो रजिस्टर्ड पर्सन वो आरसीएम में जाके जीएसटी दे देगा। फिर जो प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग सर्टिफिकेट होता है, ये जनरली बैंक के बीच में सर्टिफिकेट का आदान प्रदान होता है, तो ये वाला जो सर्टिफिकेट आना जाना होगा
तो उसमें रजिस्टर्ड पर्सन एक दूसरे रजिस्टर्ड पर्सन को देगा, तो सामने वाला ही पर्सन जाके आरसीएम में जमा करेगा टैक्सेस। यस, तो अब अपना है स्टार्टिंग विथ आरसीएम 9 का 3, जिसमें अपना सबसे पहला है जीटीए। तो जीटीए में क्या होता है कि देयर इज़ 2 ऑप्शंस। 2 ऑप्शन में क्या है कि पहला ऑप्शन है या तो जीटीए क्या करेगा 5% को ऑप्ट करेगा, 5% उसको टैक्स जमा करना है जीएसटी, और उसमें उसको आईटीसी नहीं मिलता है। बट सेकेंड इज़ द उसको 12% के हिसाब से जीएसटी जमा करना है, और इस टाइम पे उसको विद आईटीसी होता है, मतलब आईटीसी भी उसको मिलेगा। तो अगर वो कभी भी अनरजिस्टर्ड रेसिपिएंट को सप्लाई करेगा, चाहे वो 5% वाला हो चाहे वो 12% वाला हो, तो दोनों ही केसेस में वो एग्जेम्प्ट है। या तो फिर वो जीटीए क्या कर रहा है, गवर्नमेंट को सप्लाई कर रहा है, जीटीए अपना सर्विस गवर्नमेंट को दे रहा है, तब क्या होगा, तब भी एग्जेम्प्ट है। सिर्फ और सिर्फ टैक्स कब लग रहा है, जब ये जो नोटिफाइड रेसिपिएंट है ना, यही वाले केसेस में टैक्स लगता है। ये नोटिफाइड रेसिपिएंट रजिस्टर्ड है चाहे अनरजिस्टर्ड हो, अगर ये अनरजिस्टर्ड है तो उनको रजिस्टर हो के आरसीएम देना पड़ेगा, और अगर ये रजिस्टर्ड है तो इनको तो आरसीएम देना ही है। हाँ, लेकिन आरसीएम कब देंगे, ये 5% वाला केस में देंगे। इसको पहले ही समझते हैं कि नोटिफाइड रेसिपिएंट है कौन। तो नोटिफाइड रेसिपिएंट अपना है रजिस्टर्ड फैक्ट्री, कोऑपरेटिव सोसाइटी, बॉडी कॉर्पोरेट, सीटीपी यानी कि कैजुअल टैक्सेबल पर्सन, रजिस्टर्ड सोसाइटी, रजिस्टर्ड पर्सन अंडर द जीएसटी, एंड अपना जो पार्टनरशिप फर्म में एओपी भी आ जाएगी, चाहे वो रजिस्टर्ड हो चाहे अनरजिस्टर्ड हो। तो यहाँ पे आरसीएम कब लगेगा, एक ही केस में लगेगा। 12% के केस में हमेशा एफसीएम लगेगा, चाहे आप रजिस्टर्ड हो चाहे आप नॉन रजिस्टर्ड हो। तो ये वाला केस है प्लस जीएसटी 5% वाला केस है, तब जाके आपका आरसीएम लगेगा। ठीक है, उसमें भी जीटीए ये डिक्लेयर नहीं करना चाहिए कि भाई हम ही 5% के हिसाब से पे कर देंगे, आपको आरसीएम का ज़रूरत नहीं है। तो वहाँ पे इनवॉइस में डिक्लेरेशन होता है। ठीक है, तो 5% को ऑप्ट होने वाला चाहिए, इनवॉइस में डिक्लेरेशन होना चाहिए कि भाई मैंने आरसीएम पे कलेक्ट नहीं, जो एफसीएम है उसमें कलेक्ट नहीं किया है 5%, इस बार आरसीएम में आपको पेमेंट करना है। और आप चाहे अनरजिस्टर्ड हो चाहे रजिस्टर्ड हो, आपको अगर ये वाला ऑप्शन आ जाता है तब आपको आरसीएम पे यहाँ पे पेमेंट करना है। 5% का रेट है। जीटीए मतलब गुड्स ट्रांसपोर्ट एजेंसी, तो गुड्स का ट्रांसपोर्ट करने का काम करती है। क्लियर हो रहा है। सेकेंड इज रिकवरी एजेंट। ठीक है, तो अगर ये रिकवरी एजेंट बैंक या एनबीएफसी को अपना सर्विस देगी, तब ये बैंक एनबीएफसी आरसीएम में जाके पेमेंट करेगा। यहीं पे क्वेश्चन अपना टीवाईक्यू में है कि ये रिकवरी एजेंट दे रही है किसी कार डीलर को, तो क्या इस बार क्या होगा, क्या इस बार भी आरसीएम होगा? नहीं, सिर्फ बैंक और एनबीएफसी के केसेस में आरसीएम है, बाकी जितना भी केसेस है उसमें एफसीएम लग जाएगा, यानी कि फॉरवर्ड चार्ज में वो कवर हो जाएगा। तीसरा डायरेक्ट सेलिंग एजेंट है। तो इस केस में क्या है कि डायरेक्ट सेलिंग एजेंट ये बॉडी कॉर्पोरेट, पार्टनरशिप या एलएलपी नहीं होनी चाहिए। तो ये जो डायरेक्ट सेलिंग एजेंट है, मान लेते कि वो कोई इंडिविजुअल है, तो वो किसी बैंक एनबीएफसी को सर्विस दे रही है, तो इस केस में बैंक और एनबीएफसी ही आरसीएम में जाके पेमेंट कर लेगा। बट अगर मान लेते हैं कि ये जो डायरेक्ट सेलिंग एजेंट है वो कोई कंपनी निकल गई, यानी कि एक बॉडी कॉर्पोरेट हो गई, तो उस केस में क्या होगा, वो अपना एफसीएम में यहाँ पे कलेक्शन कर लेगी जीएसटी का, और वो जाके सरकार को जीएसटी का पेमेंट करेगी। ठीक है, फिर इसको इस तरीके से समझो, ये दोनों को मिक्स करके समझना कि एजेंट छोटा आदमी है और वो काम कर रहा है अपने बिजनेस कॉरेस्पॉन्डेंट के लिए। बैंक भी बड़ा आदमी है, बिजनेस कॉरेस्पॉन्डेंट भी बड़ा आदमी है। बैंक के लिए कौन काम कर रहा है? बिजनेस फैसिलिटेटर काम कर रहा है, या बैंक का एजेंट भी हो सकता है, जो भी सीन है। अगर बिजनेस फैसिलिटेटर सर्विस दे रहा है बैंक को, तो यहाँ पे बैंक बड़ा आदमी हो गया, तो बैंक यहाँ पे आरसीएम देगा। अगर एजेंट सर्विस दे रहा है अपना जो बिजनेस कॉरेस्पॉन्डेंट था उसको, तो यहाँ पे बिजनेस कॉरेस्पॉन्डेंट जाके आरसीएम में जमा करेगा जीएसटी। तो जो अप वाला डायरेक्शन है दैट विल बी द जीएसटी फिगर। ठीक है,
आप इसको कैसे भी रोटेट कर सकते हो, डाउन अप जो करना है। बट अगर एजेंट ऑफ द बॉडी कॉर्पोरेट है, ये बॉडी कॉर्पोरेट को सर्विस देगा, तो यहाँ पे बॉडी कॉर्पोरेट विल पे जीएसटी आरसीएम पे। और अगर बिजनेस फैसिलिटेटर दे रहा है बैंक को डायरेक्टली, तो बैंक यहाँ पे करेगा जीएसटी। अब मान लेते हैं कि एजेंट, इसी सिचुएशन पे एजेंट दे रहा है बिजनेस फैसिलिटेटर को सर्विसेज, ठीक है, तो ये क्रॉस कोई भी कनेक्शन होगा वहाँ पे क्या हो जाएगा, एफसीएम। या तो बिजनेस कॉरेस्पॉन्डेंट दे रहा है बैंक को, इन दोनों के बीच में हो रहा है, तो भी एफसीएम हो जाएगा। इसके बाद है आरबीआई। तो यहाँ पे ओवरसीइंग कमेटी सर्विसेज दे रही है आरबीआई को, तो आरबीआई विल पे अंडर आरसीएम। अब डायरेक्टर वाला केस थोड़ा ध्यान से समझना। डायरेक्टर वाले केस में अगर ये डायरेक्टर का एम्प्लॉयमेंट वाला पैसा है, जैसे कि उसको सैलरी दिया जा रहा है, परकेसेट्स दिए जा रहे हैं, ठीक है, तो ये ऐसा चीज़ जो सेक्शन 192 का टीडीएस में कवर करता है, तो वो वाला चीज़ यहाँ पे नहीं आएगा, वो तो शेड्यूल 3 में कवर हो जाता है, वो नेगेटिव लिस्ट बन जाता है। बट वही जब वो इंडिपेंडेंट डायरेक्टर है, तो उसको हम लोग सिटिंग फीस दे रहे हैं, तो उसमें जीएसटी पेमेंट करना पड़ेगा। उसमें कौन सा जीएसटी होगा, आरसीएम वाला, कंपनी यहाँ पे पेमेंट करेगी। लेकिन वहीं पे ये मान लेते हैं कि डायरेक्टर ये हमारा कोई डॉक्टर था, तो बाय प्रोफेशन डॉक्टर भी था और इंडिपेंडेंट डायरेक्टर भी था कंपनी का। तो इंडिपेंडेंट डायरेक्टर जब वो आया था, सिटिंग फीस जो भी वो बोर्ड मीटिंग चल रही थी उस टाइम पे वो बैठा था, तो किसी का तबीयत ख़राब हो गया, तो उसने उस डायरेक्टर से कंसल्टेंसी ली और उस डायरेक्टर ने उसको वहाँ पे चार्जेस भी लिया, डॉक्टर चार्जेस जो उसका है, तो वो हो गया उसका इंडिविजुअल कैपेसिटी का, ठीक है, वहाँ पे कंपनी का कोई लेना देना नहीं है। तो वहाँ पे वो जो इंडिविजुअल कैपेसिटी में वो अपना कोई भी सर्विस किसी को दे रहा है, तो वो अपना एफसीएम चार्ज कर सकता है। इसके बाद आता है स्पॉन्सरशिप सर्विसेज। इसमें भी एक अमेंडमेंट आया है, ठीक है, जो मैं आपको दिखा देती हूँ। यहाँ पे बोला गया है कि सर्विसेज प्रोवाइडेड बाय द स्पॉन्सरशिप सर्विसेज, कौन दे रहा है ये, टू दिया जा रहा है। रेसिपिएंट यहाँ पे कौन है, अपना बॉडी कॉर्पोरेट है या तो फिर अपना पार्टनरशिप फर्म है। और दे कौन रहा है, व्हाट, हु इज़ द सप्लायर, तो यहाँ पे सप्लायर है ओ एनी पर्सन। पहले ये इतना ही था लिखा हुआ एनी पर्सन, बट अब ये कवर हो चुका है एनी पर्सन जो अदर देन बॉडी कॉर्पोरेट होना चाहिए। बॉडी कॉर्पोरेट में अपना एलएलपी कवर होता है, ओपीसी कवर होता है, कंपनी कवर होती है, फॉरेन कंपनीज भी कवर होती है। तो बॉडी कॉर्पोरेट के बिना वाली पर्सन होनी चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे ये क्वेश्चन को अब आपको घुमा के बोलेगा। ऑलरेडी इसमें बहुत सी क्वेश्चंस बन सकती है जो पहले भी बनती है और स्टूडेंट कंफ्यूज होते ही है। अब आपको और ध्यान से समझना पड़ेगा कि आपको सप्लायर के टर्म्स में भी सोचना पड़ेगा, अब आपको रिसिपेंट के टर्म्स में भी सोचना पड़ेगा। सो यहाँ पे ये जो सप्लायर है ये पहले एनी पर्सन था और अब क्या हो गया, एनी पर्सन बट अदर देन बॉडी कॉर्पोरेट होना चाहिए। अगर ये बॉडी कॉर्पोरेट है तो चुपचाप से एफसीएम लगा के आना, बट अगर ये अदर देन बॉडी कॉर्पोरेट है, जैसे कि इंडिविजुअल देख लेंगे अपने, तो ये अगर इंडिविजुअल है और वो एक पार्टनरशिप फर्म या तो बॉडी कॉर्पोरेट को यहाँ पे स्पॉन्सरशिप सर्विसेज देता है, तो उस केस में ये जो है पार्टनरशिप फर्म या बॉडी कॉर्पोरेट यही जाके आरसीएम देंगे। सो ये अदर देन बॉडी कॉर्पोरेट होना चाहिए और ये बॉडी कॉर्पोरेट या पार्टनरशिप फर्म होना चाहिए, तब जाके यहाँ पे आरसीएम लगेगा, ठीक है। सो अदर देन बॉडी कॉर्पोरेट टू बॉडी कॉर्पोरेट में सर्विस देना है या फर्म भी इसमें इंक्लूड है, ठीक है। इसके बाद अपना आता है सिक्योरिटी लेंडिंग सर्विसेज। इसमें क्या होता है कि बहुत सारे लेंडर्स लोग क्या होते हैं कि उनके पास अपना ज्वेलरी है, सिक्योरिटीज़ है बहुत ज़्यादा पड़ा हुआ, और बोरवर है जिसको पैसे तो चाहिए लेकिन उसके पास सिक्योरिटी नहीं है। तो क्या होता है कि वो लोग लेंडर यहाँ से क्या करता है, सिक्योरिटी को जमा करता है। अब बैंक को अगर पैसे देने हैं तो वो क्या करेगा कि उसको सिक्योरिटी चाहिए तब जाके वो आपको पैसा देगा। तो उस केस में क्या होता है कि यहाँ पे जो लेंडर है वो सिक्योरिटी देता है बैंक को, और
जिसके अवज में बैंक बोरोवर को यहाँ पे लोन दे देता है। अब बोरोवर को कुछ कमीशन देना पड़ता है लेंडर को, तो ये जो कमीशन वाला पोर्शन है, ठीक है, उसमें आरसीएम बोरोवर ही पे करेगा, उसमें जो टैक्स है वो बोरोवर ही पे करेगा। इसके बाद आता है सिक्योरिटी सर्विसेज। ये भी इम्पॉर्टेंट है, थोड़ा ध्यान से समझना कि अगर ये सिक्योरिटी सर्विसेज में सप्लायर इज़ द बॉडी कॉर्पोरेट तो हमेशा और हमेशा एफसीएम लगेगा। बट अगर सप्लायर अदर देन बॉडी कॉर्पोरेट है, मतलब वो कंपनी नहीं है, एलएलपी नहीं है, तो इन सच केस में क्या होगा, अब अपने को रिसिपिएंट देखना पड़ेगा। अगर रिसिपिएंट रजिस्टर्ड है, लेकिन कौन सा वाला रजिस्टर्ड, कॉम्पोजिशन वाला नहीं चाहिए, या ऐसा वाला नहीं चाहिए जो सिर्फ टीडीएस पर्पज़ के लिए रजिस्टर्ड है या टीसीएस पर्पज़ के लिए रजिस्टर्ड है, वो वाला बंदा भी नहीं चाहिए। इसके अलावा वाला अगर रजिस्टर्ड रेसिपेंट है तब वो जाके आरसीएम में पेमेंट करेगा। अदरवाइज ऑल द केसेस में एफसीएम ही होगा। आप अगर नहीं रजिस्टर्ड थे या अदर देन बॉडी कॉर्पोरेट थे तब भी आपको एफसीएम में ही यहाँ पे कलेक्शन करना पड़ेगा। और ये सिक्योरिटी सर्विस कौन सी वाली है, पर्सनल का सप्लाई करने वाली है ना, बॉडीगार्ड्स वाला। फिर आता है रेंटिंग ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी। तो इसमें अगर गवर्नमेंट ने मेरे को, हम रजिस्टर्ड पर्सन है, अगर मेरे को ये लोग ने रेंटिंग ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी की है तो मैं यहाँ पे आरसीएम पे पेमेंट करूँगी। इसको और अच्छी तरीके से समझेंगे थोड़ा सा एग्जाम्शन चैप्टर को कवर करके, और नीचे भी अपने देख रहे हैं उन सब के साथ अपने को ज़्यादा समझ में आएगा। जहाँ पे अपना ट्रांसफ़र डेवलपमेंट राइट है, ट्रांसफ़र ऑफ डेवलपमेंट राइट्स हो रहे हैं, या फिर अपना फ्लोर स्पेस इंडेक्स को ट्रांसफ़र किया जाता है, तो क्या होता है कि जनरली अपने को फ्लोर जब अपने बनवाते हैं तो पहले परमिशन लेना पड़ता है। तो वो परमिशन राइट्स जो अपने पास पड़े हुए हैं तो वो अपने ट्रांसफ़र करते हैं कभी, तो उसमें भी अपने को कंसिडरेशन मिलता है। तो वो जब अपने प्रमोटर को ट्रांसफ़र करेंगे तो वो अपने को जो कंसिडरेशन पे करेगा उसमें वो लोग ही आरसीएम यहाँ पे पेमेंट कर देगा। आरसीएम पे ही जीएसटी लग जाएगा, क्योंकि जनरली ये सामने वाला अनरजिस्टर्ड ही होता है। फिर बॉडी कॉर्पोरेट का अच्छा से डिफिनेशन दिया हुआ है, वो आप कवर कर लेना यहाँ पे कि एलएलपी, कंपनी, ओपीसी, फॉरेन कंपनी सब आ जाती है। यस, अब अपने देखेंगे रेंटिंग ऑफ रेजिडेंशियल ड्वेलिंग। यहाँ पे ये थोड़ा ध्यान से समझना, बहुत से लोगों को इसमें कन्फ्यूजन होता है। सबसे पहले जब रेजिडेंशियल ड्वेलिंग का बात है तो अपने देखते हैं कि क्या जो रेसिपेंट है वो रजिस्टर्ड है कि अनरजिस्टर्ड है, ठीक है। तो अगर वो रेसिपेंट रजिस्टर्ड है तो इन सच ए केस में ऑल द टाइम एफसीएम में यहाँ पे ये लोग पेमेंट कर देंगे। बट अगर अनरजिस्टर्ड है तब हम लोग को देखना पड़ेगा कि क्या ये रेसिडेंस वाला पर्पज़ है। अगर ये रेसिडेंस वाला पर्पज़ है, पर्सनल यूज़ वाला पर्पज़ है, तो अपने एग्जेम्प्ट करके इसको छोड़ देंगे। तो यहाँ पे बहुत सारी चीज़ कवर हो रही है, एग्जेम्पशन वाली चैप्टर भी कवर हो रही है, आरसीएम भी कवर हो रही है, ठीक है। फिर अगर ये रेसिपिएंट नॉट रजिस्टर्ड था बट इसका पर्पज़ क्या था, रेसिडेंस वाला पर्पज़ नहीं था, इसका कॉमर्शियल वाला यूज़ वाला पर्पज़ था, ठीक है, तो उस केस में हमेशा एफसीएम लग जाएगा, मतलब सप्लायर ही अपने से चार्ज कर लेगा टैक्सेस। अब यहाँ पे रेसिपिएंट भी रजिस्टर्ड है, सप्लायर भी रजिस्टर्ड है, और यूज़ क्या है, कॉमर्शियल यूज़ है, चाहे आपका रेसिडेंस वाला यूज़ है, तो आपको क्या करना है, आरसीएम में यहाँ पे टैक्सेस देने हैं। बट अगर यहाँ पे देखते हैं कि सप्लायर अनरजिस्टर्ड है और ये कॉमर्शियल यूज़ है और ये जो सप्लाई हो रही है वो रजिस्टर्ड पर्सन को हो रही है, हम अनरजिस्टर्ड है, जो सामने वाला रजिस्टर्ड है तो सामने वाला जाके आरसीएम जमा कर देगा। बट अगर सामने वाला भी अनरजिस्टर्ड है, हम भी अनरजिस्टर्ड है, तब क्या होगा, तब एफसीएम पे ही जमा करना पड़ेगा, मतलब अपने को रजिस्टर होना पड़ेगा, तब जाके अपने एफसीएम पे टैक्स कलेक्शन करेंगे। ये जो रजिस्टर्ड पर्सन होने का यहाँ पे आरसीएम पे बात लिखा हुआ है, इसका एक एक्सेप्शन दिया हुआ है कि अगर ये रजिस्टर्ड पर्सन कॉम्पोजिशन वाला रजिस्टर्ड पर्सन है तो ये कमेंटमेंट आया हुआ है कि अगर ये कॉम्पोजिशन स्कीम में कवर है तो ये यहाँ पे कवर नहीं करेगा, मतलब यहाँ पे उस केस में भी उसको एफसीएम ही कलेक्ट करना पड़ेगा।
इसके अलावा एक और यहाँ पे अमेंडमेंट है कि अगर सप्लायर एनी पर्सन है और सामने वाला यहाँ पे रजिस्टर्ड पर्सन जो है वो रजिस्टर्ड पर्सन है और वो प्रोप्राइटर है, लेकिन सोल प्रोप्राइटर है, और वो ये जो सप्लाई ले रहा है वो यहाँ पे रेसिडेंशियल पर्पस के लिए ले रहा है, ठीक है। तो ये जो रेंटिंग ऑफ रेसिडेंशियल ड्वेलिंग हो रही है यहाँ पे रेसिडेंस पर्पस के लिए हो रही है। सप्लायर इज़ द अपना कोई भी पर्सन होना चाहिए, यहाँ पे रजिस्टर्ड पर्सन है भले, लेकिन वो रेसिडेंस पर्पस के लिए ले रहा है और ये यहाँ पे पर्सनल यूज़ के लिए ले रहा है। ये यहाँ पे ऑलरेडी कवर है, इसका एक्सप्लेनेशन है ये कि वो पर्सनल यूज़ के लिए ले रहा है। ये अपना जो रेंट एग्रीमेंट है वो पर्सनल कैपेसिटी में लिया हुआ है, तो इन सच अ केस में ये यहाँ पे एग्जेम्पशन कवर करता है, ठीक है। आई होप कि ये समझ में आया होगा और ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। इसके बाद आता है रेंटिंग ऑफ मोटर व्हीकल। तो इसमें याद रखना है कि जहाँ पे ये मोटर व्हीकल का रेंटिंग पैसेंजर ट्रांसपोर्ट के लिए ले रहे हैं, अपने जीएसटी का पेबल 5% कर रहे हैं लेकिन विदाउट आईटीसी है, फिर फ्यूल कॉस्ट उस रेंटिंग वाले खर्चे में इंक्लूड की हुई है, एंड जो सप्लायर और जो रिसिपिएंट है, ये इंपॉर्टेंट है यहाँ पे ध्यान देने का। अगर सप्लायर अदर देन बॉडी कॉर्पोरेट है और रिसिपिएंट इज़ द बॉडी कॉर्पोरेट, मतलब ओबीसी से बीसी को जा रहा है, तो यहाँ पे आरसीएम का चक्कर है, अदरवाइज आरसीएम नहीं है। तो ये सारे कंडीशंस फुलफिल होने चाहिए तब जाके आरसीएम है, अदरवाइज कोई भी दूसरा केस होगा अपने चुपचाप से एफसीएम लगा के आ जाएंगे। क्या क्या कंडीशन है? पैसेंजर ट्रांसपोर्ट टैक्स पेबल 5% वाला, जिसमें आईटीसी आपको नहीं मिलेगा, रिसिपेंट को मिलेगा, रिसिपेंट जो आरसीएम पे करे उसको मिलेगा, लेकिन जो रेंटिंग ऑफ मोटर व्हीकल है उसने ऑप्ट किया हुआ है 5% और विदाउट आईटीसी वाला है, ठीक है। इसके बाद अपना फ्यूल कॉस्ट इंक्लूड होना चाहिए खर्चे में, सप्लायर अदर देन बॉडी कॉर्पोरेट लेकिन रिसिपेंट बॉडी कॉर्पोरेट। बाकी जितना भी केसेस है उसमें एफसीएम है, जिसमें एफसीएम है, चाहे 5-12% वाला हो तो भी एफसीएम है, चाहे अदर कोई भी कंडीशन में, ये सारे कंडीशन में कोई भी ब्रेकेज है तो भी एफसीएम है। इसके बाद यहाँ पे अगर मान लो कि सेम लाइन ऑफ बिजनेस है, मतलब मैंने रेंटिंग ऑफ मोटर व्हीकल जैसे एग्जांपल में दिया हुआ है कि ये अदर देन बॉडी कॉर्पोरेट है, ये बॉडी कॉर्पोरेट है, मैंने इसको दिया तो ये आरसीएम में जमा करेगा। तो मेरे को यहाँ पे बोल रहा है कि आपको आईटीसी नहीं मिलेगा, लेकिन एक आईटीसी यहाँ पे मिलेगा। कौन सा आईटीसी? जो सेम लाइन ऑफ बिजनेस वाला है, मतलब मेरे को रेंटिंग ऑफ मोटर व्हीकल से कुछ खर्चे लगे और मतलब मैंने आईटीसी जमा किया था वहाँ पे, और फिर फर्दर फिर से अब मेरे को यहाँ पे सप्लाई हुआ, तो मैं ये वाला आईटीसी ले सकता हूँ अभी भी, भले ही यहाँ पे आरसीएम में कलेक्शन हुआ है, रिसिपेंट ही जाके पे करा है, तो भी ये वाला आईटीसी अभी भी मिलेगा। बस ये एक यहाँ पे एक्सेप्शन है आईटीसी का। इसके बाद रॉयल्टी का बात करते हैं कि ये ऑथर है। अब ऑथर जनरली अनरजिस्टर्ड ही होता है, तो ऑथर क्या कर रहा है कि ये अपना कॉपीराइट ट्रांसफ़र कर रहा है और पब्लिशर यहाँ से बुक पब्लिश करके पब्लिश कर रहा है, तो वो उसके बदले में उसको रॉयल्टी पे कर रहा है। तो ये जो रॉयल्टी पे करने का बात है वो पब्लिशर ही पे कर देगा आरसीएम पे, इसमें जीएसटी। बट एक ऑप्शन है जहाँ पे ऑथर हैज़ द ऑप्शन कि वो एफसीएम यहाँ पे ऑप्शन को ऑप्ट कर सकता है। कब? जब ये कंडीशंस फुलफिल होंगी। ये 4 कंडीशंस क्या है कि यहाँ पे आपका इंटीमेट करना है अपने को जुरिस्डिक्शनल ऑफिसर को कि मैं यहाँ पे एफसीएम पे टैक्स कलेक्ट करना चाहता हूँ। इसके बाद सेकंड क्या है कि मेरे को रजिस्टर्ड होना पड़ेगा, एफसीएम कलेक्ट करना है तो रजिस्टर्ड होना पड़ेगा। और क्या है कि अपने को इनवॉइस में भी डिक्लेयर करना है कि मैंने यहाँ पे एफसीएम पे आपका कलेक्शन किया है टैक्सेस का, तो आपको आरसीएम पे देने का ज़रूरत नहीं है, तो वो एक डिक्लेरेशन जाएगा। इसके अलावा एक बार अगर आप इस ऑप्शन को ऑप्ट करते हैं एफसीएम वाला, तो आप यहाँ से एग्जिस्टिंग ऑप्शन को 1 साल तक नहीं निकाल सकते। तो ये अगर चारों कंडीशन आप फुलफ़िल करते हो तभी ये जो ऑथर है वो एफसीएम पे जाके टैक्स का कलेक्शन कर सकता है। अदरवाइज़ क्या होता है कि पब्लिशर यहाँ पे आरसीएम पे पेमेंट करता है। वहीं पे दूसरा एग्जांपल रॉयल्टी का, जहाँ पे म्यूज़िक कंपोज़र है
तो म्यूज़िक बनाने का काम कर रहा है, फोटोग्राफर है, आर्टिस्ट है। तो मान लेते हैं कि यहाँ पे एक जी कंपनी है, तो जी कंपनी को ये लोग ने अपना इंडिविजुअल बंदा जाके म्यूज़िक कंपनी को जाके अपना जो म्यूज़िक है वो यहाँ पे ट्रांसफ़र किया, उसका कॉपीराइट। अब वो इसको रॉयल्टी पे कर रहे हैं। अब ये जो म्यूज़िक कंपनी है, ये जो रॉयल्टी पेमेंट हुआ है, इसमें ये लोग आरसीएम दे देगा। अब मान लो कि यहाँ से फर्दर सप्लाई हो रहा है, यही म्यूज़िक जो यहाँ पे कंपोज़र जो म्यूज़िक कंपोज करके उसको मिला था, वो यहाँ पे वो फर्दर सप्लाई कर रहा है किसी अनदर कंपनी को, किसी अनदर पर्सन को। तो क्या अब भी ये आरसीएम वाला जो लाइबिलिटी है वो अभी भी लगेगी कि सामने वाला बंदा ही पेमेंट करेगा? नहीं, ये सिर्फ ओरिजिनल चीज़ पे ही लगता है। अगर ओरिजिनली जो जहाँ पे इनिशियली हुई थी, तो इनिशियली जब वो म्यूज़िक कंपनी के पास गई, इनिशियली जब वो प्रोड्यूसर के पास सेल हुआ, तो प्रोड्यूसर ने जब वो रॉयल्टी पेमेंट किया इनिशियली वाला, वही आरसीएम को कवर करता है। अदरवाइज बाकी सारा ट्रांजैक्शन एफसीएम वाला है। फिर ये लीगल सर्विसेज, इसको अपने एग्जेम्पशन वाले चैप्टर में अच्छे से पढ़ेंगे। इसमें क्या है कि अगर मान लो ये एडवोकेट है, ठीक है, ये लोग एडवोकेट्स है, इंडिविजुअल एडवोकेट्स, या तो ये फर्म ऑफ एडवोकेट है। अगर ये लोग सर्विसेज दे रही है किसी बिजनेस एंटिटी को, तो बिजनेस एंटिटी यहाँ पे आरसीएम पे ही टैक्स का पेमेंट करेगी। या तो ट्राइब्यूनल दे रही है तो भी बिजनेस एंटिटी को, तो भी ये बिजनेस एंटिटी यहाँ पे आरसीएम में पेमेंट करेगी। ये भी अपना जो एग्जेम्पशन चैप्टर है उसमें अच्छे से कवर होगा कि इसमें क्या है कि अगर गवर्नमेंट है, सेंट्रल, स्टेट, यूनियन टेरिटरी वाली गवर्नमेंट, लोकल म्यूनिसिपैलिटी गवर्नमेंट, अगर ये रेंटिंग ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी का काम कर रही है, पोस्टल रेलवे का काम कर रही है, ठीक है, पोस्टल सर्विसेज दे रही है, रेलवे में टिकट्स बना रही है आपका, जीटीए सर्विसेज दे रही है, गुड्स ट्रांसपोर्ट वाला या तो फिर पैसेंजर ट्रांसपोर्ट वाला, ये गवर्नमेंट दे रही है, ठीक है, और अपना एयरक्राफ्ट वेसल वाला सर्विस दे रही है, तो वहाँ पे बिजनेस एंटिटी को अगर देगी तो वहाँ पे वो आरसीएम लग जाएगा। तो ये चीज़ बेटर तरीके से एग्जेम्पशन वाले चैप्टर में समझ आएगा। फिर इंश्योरेंस एजेंट में क्या है कि बस इंश्योरेंस एजेंट सर्विस दे रहा है इंश्योरेंस कंपनी को, इंश्योरेंस कंपनी बड़ी चीज़ हो गई तो वो आरसीएम में यहाँ पे पेमेंट करेगी। इसी के अपना 9 का 3 कवर हो गया। ये सारा अपना 9 का 3 कवर हो चुका है। इसके बाद अपना 9 का 4 अपने को कवर करना है। इसके पहले कुछ क्वेश्चंस देख लेते हैं। जैसे कि ये सिंधु ट्रांसपोर्टर्स है और ये अनरजिस्टर्ड वाला जीटीए है। तो सिंधु ट्रांसपोर्टर मतलब जीटीए है, तो जीटीए है लेकिन ये अनरजिस्टर्ड जीटीए है, मतलब रजिस्टर्ड नहीं है, तो 12% वाला तो होगा नहीं ये। तो उस केस में ये सर्विसेज दे रहा है ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स का बाय रोड के द्वारा बिंदुसर मैन्युफैक्चर को, और वो रजिस्टर्ड है। तो सामने वाला रजिस्टर्ड है, हम रजिस्टर्ड नहीं है, जीटीए रजिस्टर्ड नहीं है, तो जनरली 5% वाला क्लॉज हो जाएगा। और ये जो बंदा है ये यहाँ पे अगर रिसीवियर इज़ द रजिस्टर्ड पर्सन तो वो वहाँ पे आरसीएम में पेमेंट करेगा, तो वो बिंदुसार मैन्युफैक्चर से पेमेंट करेगा 5% में आरसीएम पे। यस, तो इस क्वेश्चन में क्या हो रहा है कि ये जो कंपनी है ना अपनी सफल प्राइवेट लिमिटेड, सबसे पहले तो उसने सर्विस लिया स्पॉन्सरशिप वाला और दूसरा डायरेक्टर वाला। तो डायरेक्टर यहाँ पे इंडिपेंडेंट डायरेक्टर है, तो उसको जो पेमेंट की जा रही है सिटिंग फीस वगैरह वो 192 के अलावा वाली है, यानी कि वो यहाँ पे जीएसटी अट्रैक्ट करेगी आरसीएम वाला। इसके अलावा यहाँ पे स्पॉन्सरशिप सर्विसेज में अदर देन बॉडी कॉर्पोरेट टू बॉडी कॉर्पोरेट को जा रहा है सर्विस। अपने बॉडी कॉर्पोरेट है लेकिन सामने वाला जो है नीलांचल चैम्बर ऑफ कॉमर्स ये बॉडी कॉर्पोरेट नहीं है, तो ये भी आरसीएम में कवर हो रहा है, यानी कि ये जो अपना ऑप्शन बी है दैट इज़ द आंसर। अपने 9 का 5 अपने बुक से अपना नोट से ही कवर करेंगे। इसमें कुछ जीएसटी रेट्स है जो आपको देखने का है कि गुड्स के ऊपर अपना 0.125% से जो चालू होता है वो 14% लास्ट जाता है, और सर्विसेज के केसेस में 0.75% से जो चालू होता है वो 14% लास्ट जाता है। आईजीएसटी में जस्ट उसका डबल हो जाएगा।
तो ये आपको कुछ रेट्स है जो थोड़ा सा आपको हाईलाइट करते हुए चलना है, और बस एमसीक्यू की पर्सपेक्टिव से मैं बोल रही हूँ कि बस आप देख के रखो इसको। फिर ऑक्शनेबल जो क्लेम्स होते हैं ना, जिसमें जीएसटी वाला ऑक्शनेबल क्लेम्स है, जो पहले भी पढ़ाई भी थी कि जैसे अपना कसिनो हो गया, लॉटरी हो गया, बेटिंग हो गया, गैम्बली हो गया, हॉर्स रेस हो गया, ठीक है, रेस क्लब्स हो गए, तो ये सब में 28% जीएसटी अट्रैक्ट करता है, जो एकदम हाईएस्ट रेट है। अब आता है बात अपना 9 का, जो अपना 4 है उससे रिलेटेड की बात है। रियल स्टेट में क्या जीएसटी है जो अपने बोल रहे हैं, तो रियल स्टेट में आपके पास ऑप्शन है कि आपको आईटीसी नहीं मिलेगा, और यहाँ पे प्रमोटर पे कर रहा है, 1% पे करेगा अगर ये अफोर्डेबल हाउसेस का कंस्ट्रक्शन हो रहा है, जो कि 60 स्क्वायर मीटर के विद इन दायरे का है, या तो 90 स्क्वायर मीटर के दायरे का है, जहाँ पे नन मेट्रो सिटीज़ में बन रहा है और उसका वैल्यू 45 लाख के अंदर का है, तो उस केस में 1% का पेमेंट करके निकल जाओ। या तो दूसरा क्या है कि अगर मान लो कि अफोर्डेबल हाउसेस नहीं है, कॉमर्शियल पर्पस का है ये, तो उस केस में आपको 5% पे करना पड़ेगा, लेकिन जीएसटी का यहाँ पे आईटीसी नहीं मिलेगा। इसके बाद कुछ कंडीशन ये भी है कि आपका जो इनपुट और इनपुट सर्विसेज है 80%, अप टू 80% क्या होना चाहिए, ये 80% के अप टू या 80% के अबव आपको परचेज करना है रजिस्टर्ड पर्सन। अगर आपने 80% से कम का परचेज रजिस्टर्ड पर्सन नहीं किया है, तो तब जाके आपको आरसीएम पे सीमेंट के केसेस में जितना भी अप टू 80% तक का कहानी 28% अपना सीमेंट में देना पड़ेगा आरसीएम, और बाकी केसेस का 18% देना पड़ेगा। बाकी यहाँ से कॉम्पोजिशन है, इससे पहले अपने 9 का 5 कवर करते हैं ईसीओ वाला। तो यस, ईसीओ में क्या है कि यहाँ पे अपने मान लीजिए सप्लाई करते हैं कुछ सर्विसेज, लेकिन वो ईसीओ के हेल्प से कर रहे हैं सप्लाई ऑफ सर्विस, ठीक है, तो यहाँ पे ईसीओ को एज अ सप्लायर मानते हुए वही यहाँ पे आरसीएम में पेमेंट करेगा। तो उसमें सबसे पहला है रेडियो टैक्सी, मोटर कैब, मैक्सी कैब या मोटरसाइकिल। आज के डेट में अगर जो ओला उबर चलाता है उसमें रैपिडो भी इन्वॉल्व है ना, ऊबर भी उसमें दिखाता है, मोटो उबर समथिंग एक नाम आता है, तो वो स्कूटी वाला चीज़, तो मोटरसाइकिल इसलिए यहाँ पे कवर हो गया, ठीक है। तो अपना जो ऊबर ओला से अपने क्या करते हैं कि ये सप्लायर है, एक्चुअल में ये सप्लायर है, ठीक है, ये ड्राइवर है, ये इस प्लेटफॉर्म का यूज़ कर रहा है और इस प्लेटफॉर्म का यूज़ करके इसको सर्विसेज दे रहा है, और ये लोग सर्विसेज पे लेके यहाँ पे इन लोग को पेमेंट कर रहे हैं। मान लीजिए ये 500 और प्लस 50 रुपये और जीएसटी पे कर रहा है, तो ये जो 50 का जीएसटी है यहाँ पे, वो कौन बियर करेगा, कौन गवर्नमेंट को जमा करेगा, क्या ये जमा करेगा कि ये जमा करेगा। तो ईसीओ के अगर यूज़ से अगर कुछ किया जा रहा है तो यहाँ पे ईसीओ ही जमा करेगा आरसीएम पे। लेकिन एक्सेप्ट अगर ये जो सप्लायर था, ये ओरिजिनल सप्लायर, ये ओमनीबस है या तो वो कंपनी है। ओमनीबस का मतलब है कि वो 6 सीटर से ऊपर है, एक्सक्लूडिंग द ड्राइवर को छोड़ के, मतलब अगर ड्राइवर को भी इंक्लूड कर लिया जाए तो 7 सीटर बन जाएगा वो कहीं ना कहीं। तो अगर वो 7 सीटर वाली है या तो फिर वो कंपनी है, तो इन सच केस में यही जाके वो 50 रुपीज़ का पेमेंट गवर्नमेंट को करेगी, अदरवाइज कौन करेगा, ईसीओ। सेकेंड इज एकोमोडेशन इन होटल, इन गेस्ट हाउस, और वो रेसिडेंशियल पर्पज़ है, लॉजिंग पर्पज़ है, ठहरने का पर्पज़ है। तो उस केस में मान लीजिए कि मैंने एक होटल को बुक किया, तो होटल यहाँ पे मेरे को सर्विस प्रोवाइड कर रही है ठहरने का कस्टमर को, वो अल्टीमेटली प्लेटफॉर्म को यूज़ कर रही है, मेक माई ट्रिप मान लेते हैं। तो वो जो मेक माई ट्रिप है और
ये लोग जब सर्विस देगा इसको तो ये लोग पेमेंट करेगा। तो मान लेते हैं कि जीएसटी 1000 रुपये का पेमेंट कलेक्शन हुआ था, तो ये जो 1000 रुपये का जीएसटी का कलेक्शन हुआ था ये मेक माई ट्रिप आरसीएम पे जाके पेमेंट करेगा गवर्नमेंट को। बट एक एक्सेप्शन है कि अगर मान लो ये होटल वाला रजिस्टर्ड है तो उस केस में होटल वाले ही जाके पेमेंट का कलेक्शन जो हुआ है वो जाके जमा कर देगा। फिर आता है हाउस कीपिंग सर्विसेज। इसका बेस्ट एग्जांपल है अर्बन कंपनी, सब जानते हैं। तो ये ईसीओ के द्वारा ये सर्विस प्रोवाइडर यहाँ पे इसका हेल्प लेती है और इसके द्वारा कस्टमर्स को सर्विस प्रोवाइड करती है। फिर कस्टमर इनको पेमेंट करते हैं, तो वही पेमेंट में मान लेते हैं कि जीएसटी का कलेक्शन 1000 रुपये का आया है, तो ये यहाँ पे अर्बन कंपनी पेमेंट कर देगी आरसीएम के अंदर। बट एक एक्सेप्शन है कि जहाँ पे ये सर्विस प्रोवाइडर ही अगर रजिस्टर्ड है तो उस केस में यही जाके डायरेक्टली ये जो 1000 रुपये का पेमेंट है वो अपने जीएसटीआर 130B में जाके पेमेंट करेगी गवर्नमेंट को। अब आता है बात रेस्टोरेंट सर्विसेज। रेस्टोरेंट सर्विसेज में मान लीजिए कि ये एक छोटा सा रेस्टोरेंट है जो जोमेटो के हेल्प से कस्टमर तक सर्विसेज पहुंचाता है। तो कस्टमर यहाँ पे पेमेंट करता है, इसमें जीएसटी कलेक्शन होता है। मान लेते हैं इसमें भी 1000 का कलेक्शन हुआ था जीएसटी का, तो ये यहाँ पे जोमेटो जो है, ईसीओ जो है, वो जाके आरसीएम पे पेमेंट करेगा। बट इसका भी एक्सेप्शन है। रेस्टोरेंट के केस में एक्सेप्शन देखने के लिए अपने को देखना है कि क्या ये स्पेसिफाइड एरिया वाला है। स्पेसिफाइड एरिया मतलब यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, स्पेसिफाइड प्रीमाइस मतलब क्या लिखा हुआ है कि ये होटल के साथ जुड़ा हुआ है। जहाँ पे ठहरने का होटल होता है उसी के साथ ये जुड़ा हुआ रेस्टोरेंट है, उसी के अंदर है ये। और उसका उस होटल का टैरिफ देखना है अपने को कि वो टैरिफ पर डे पर रूम का कितना है। 7500 से अगर ज़्यादा है तो उस केस में यहाँ पे रेस्टोरेंट वाला ही, यानी कि यही वाला बंदा जाके पेमेंट करेगा। तो अपने को टैरिफ याद रखना है 7500 से ज़्यादा होना चाहिए। अब बात आता है कॉम्पोजिशन स्कीम्स का। तो इसमें अपना कॉम्पोजिशन स्कीम किसके लिए आएगा, तो जनरली जो स्मॉल टैक्स पेयर्स है उन लोग को ईज़ ऑफ डूइंग द बिजनेस और बढ़ाने के लिए ये कॉम्पोजिशन स्कीम को लाया गया है। तो इसमें क्या बोलेगा कि जैसे नॉर्मल जो स्कीम है अपना, तो उसमें बहुत सारे कंप्लाइंसेस हैं, ठीक है। अपना अकाउंटेंट ही कितना कितना पैसा मांग लेता है। अगर अपने नॉर्मल स्कीम पे जाना चाहे तो अपने को आईटीसी रिकॉन्सिलेशन करना है, कितना पेबल खड़ा हो रहा है, एकदम एक्चुअल पता होना चाहिए, तब जाके कंप्लाइंसेस फुलफ़िल होंगे। अगर नहीं फुलफ़िल होंगे तो फिर पेनल्टी का चक्कर हो जाता है बहुत ज़्यादा। तो स्मॉल टैक्स पेयर के लिए जनरली 1.5 करोड़ के अंदर अगर आपका टर्नओवर है तो आप यहाँ पे कवर हो जाते हो कॉम्पोजिशन स्कीम पे। आपको बस क्या करना है, जो भी आप कमा रहे हो उसका 1% या 5% आपको गवर्नमेंट को जमा करना है, या तो फिर 6%। तो कुछ कुछ जगह पे 1.5 करोड़ का लिमिट है, कुछ जगह पे 75 लाख का लिमिट है। तो 1 बाय 1 इसको समझेंगे। कॉम्पोजिशन स्कीम में आपको क्या करना है, एनुअल जीएसटीआर 4 फाइल करना है। तो जीएसटीआर वाला जो रिटर्न है वो दैट इज़ ओनली वन रिटर्न, दैट इज़ द जीएसटीआर 4। और बाकी अपना है CMP 08 जिसमें सिर्फ क्वार्टरली पेमेंट किया जा रहा है टैक्सेस का। तो आपको पेमेंट तो क्वार्टरली करना है, लेकिन रिटर्न वाइज अगर अब देखा जाए तो जीएसटीआर 4 सिर्फ एक रिटर्न ही है और कोई कंप्लाइंस नहीं है। दूसरा चीज़ आपको ध्यान में रखना है कि आप आईटीसी नहीं मिलेगा आपको, आप टैक्स कलेक्शन नहीं कर सकते हो, यानी कि आपके इनवॉइस में लिखा होगा नॉट एलिजिबल टू कलेक्ट द टैक्सेस। आपका जो टैक्स इनवॉइस बनेगा वो टैक्स इनवॉइस नहीं बनेगा, वो बनेगा बिल ऑफ सप्लाई। फिर आता है फिक्स परसेंटेज ऑन द टर्नओवर आपने पेमेंट करना है जीएसटीआर 4 पे। फिर कोई इंटर स्टेट सप्लाई नहीं कर सकते, आउटवर्ड सप्लाई, इनवर्ड आ सकता है, आउटवर्ड नहीं कर सकते, मतलब परचेज कर सकते हैं, सेल नहीं कर सकते, और वो इंटर वाला। इसके बाद आप कैजुअल टैक्सेबल पर्सन नहीं होने चाहिए, एनआरटीपी नहीं होने चाहिए। फिर आप सप्लाई ऑफ सर्विस नहीं देने होने चाहिए। कॉम्पोजिशन वाले में सप्लाई ऑफ सर्विस कवर नहीं करती, कुछ एक्सेप्शन है उसकी भी, वो भी अपने पढ़ेंगे अभी। गुड्स मैन्युफैक्चर नहीं होना चाहिए जो नोटिफाइड वाला है, जैसे कि टोबैको हो गया, पान मसाला हो गया, एरेटेड वाटर हो गया, ठीक है, वो वाला। फिर ईसीओ का यूज़ करके आपको सप्लाई ऑफ सर्विस नहीं देना है, सप्लाई ऑफ सर्विस नहीं देना है। गुड्स का कुछ एक्सेप्शन है, वो भी अपने देखेंगे। फिर कोई टैक्स कलेक्शन नहीं करना है, ये पॉइंट डिस्कस हो गया। अब स्पेशल स्टेट्स पे ही सिर्फ
75 लाख का लिमिट है, बाकी केसेस में 1.5 करोड़ का ही लिमिट है। तो ये इसको याद रखने का एक तरीका है, AP नट्स M3। AP यानी कि अरुणाचल प्रदेश, नट्स यानी कि नागालैंड, उत्तराखंड, त्रिपुरा, सिक्किम, और फिर M3 मतलब मेघालय, मिजोरम, मणिपुर। इन स्टेट्स में क्या है कि अपना टर्नओवर लिमिट है, अगर प्रीवियस ईयर में मैंने कमाया है 75 लाख, तो उस केस में अप टू 75 लाख तक में केसेस में अपने कॉम्पोजिशन स्कीम ले सकते हैं। और बाकी स्टेट्स के केसेस में क्या है, 1.5 करोड़ के अगर विद इन आपने कमाया है तो आपने कॉम्पोजिशन स्कीम ले सकते हैं, आप एलिजिबल हो। इस केस में रेट्स क्या अभी आपने बोल ही दिया कि 1% या तो 5%। 1% मैन्युफैक्चरर के केसेस में भी, ट्रेडर के केसेस में भी, लेकिन रेस्टोरेंट सर्विसेज है अगर आपका तो 5%। तो सप्लाई ऑफ सर्विस नहीं आती है, लेकिन रेस्टोरेंट को छोड़ के तो 10 का 1 और 10 का 2 हमेशा कंबाइन देखा जाता है। इसमें सेक्शन जो कवर होता है दैट इज 10 का 1 ऑफ द CGST एक्ट एंड 10 का 2 ऑफ द CGST एक्ट। और ये जो अपने परसेंटेज पे करेंगे वो करेंट ईयर के टर्नओवर का पे करेंगे, ठीक है। तो जो अपने करेंट ईयर का टर्नओवर का पेमेंट करेंगे और जो प्रीवियस ईयर का टर्नओवर निकालना है वो किस तरीके से निकलेगा, पहले वो समझते हैं। तो अपने जो भी ऊपर पढ़ के आए टर्नओवर वाला एग्जाम्पल, कि टर्नओवर वाला जो डिफिनीशन था वो सब चीज़ इसमें कवर आपको दिख रहा है, ठीक है। लेकिन करेंट ईयर में क्या हो जाएगा, करेंट ईयर में जब अपने निकालेंगे कि किस अमाउंट पे अपने को पेमेंट करना है टैक्सेस का, तो उसमें टैक्सेबल और एग्जेम दोनों आ जाएगा। लेकिन एक ही ऐसा केस है जहाँ पे सिर्फ टैक्सेबल अमाउंट ही लेंगे, एग्जेम को भी छोड़ देंगे, वो है अपना ट्रेडर वाला केस। तो ट्रेडर वाले केस में सिर्फ टैक्सेबल वाली सप्लाईज को कवर करेंगे। एग्जेम्प्ट वाले केसेस में एग्जेम्प्ट इसमें कवर नहीं होगा, बाकी रेस्टोरेंट सर्विसेज हो, मैन्युफैक्चरिंग हो, टैक्सेबल प्लस एग्जेम दोनों कवर होगा। तो 10 का 1 और 10 का 2 दोनों क्या है कि मान लो कि सप्लाई ऑफ इंडिविजुअल सिर्फ गुड्स है तो भी यहाँ कवर हो जाएगा। सिर्फ और सिर्फ सर्विसेज है वो कवर नहीं होगा, एक्सेप्ट कि रेस्टोरेंट वाला सर्विसेज। दूसरा बात, यहाँ पे गुड्स और सर्विसेज दोनों कंबाइन में दे रहे हैं तो भी ये 10 का 1 2 में कवर हो सकता है, क्लियर। लेकिन इन दोनों टर्नओवर में अपने को कवर नहीं करना है इंटरेस्ट जो अपने बियर कर रहे हैं, इंटरेस्ट जो अपने चार्ज कर रहे हैं डिपॉजिट, एडवांसेस और लोन्स में, उसको आपको कवर नहीं करना है। यानी कि दोनों में आपको एक्सक्लूड करना है जब अपने कैलकुलेशन करेंगे। वही चीज़ यहाँ पे दिखा हुआ है कि गुड्स कवर करता है, गुड्स प्लस सर्विस दे रहे हो तो भी आपका कवर करेगा, और सिर्फ सर्विस दे रहा है तो रेस्टोरेंट सर्विसेज ही कवर करेगा। ये 10 का 1 और 2। फिर अदर्स अगर सर्विसेज देना चाहते हैं, यहाँ पे जो अदर सर्विसेज देना चाहते हैं वो कितना तक दे सकते हैं, उसका लिमिट क्या है। तो करेंट ईयर में उतना दे सकते हैं जितना कि 10% ऑफ द प्रीवियस ईयर का अपना फाइनेंशियल ईयर का टर्नओवर था, और अपना 5 लाख विच एवर इज़ हायर अमाउंट आया था उतने का अपने करेंट ईयर में जाके अदर सर्विसेज का अमाउंट दे सकते हैं। इसके बाद आता है अपना नेक्स्ट 10 का 2 है, यानी कि अब आपने जो अदर सर्विसेज देना चाहते हैं, अदर सर्विसेज देना चाहते हैं तो उस केस में 10 का 2A आ जाता है। और 10 का 2A में भी कॉम्पोजिशन स्कीम है जिसमें 6% का रेट है। तो अदर सर्विसेज का लिमिट कितना हो जाता है, उस टाइम पे अपना टर्नओवर लिमिट है, चाहे आप स्पेशल वाले स्टेट्स पे हो चाहे वो अदर स्टेट्स पे हो, आपका लिमिट हो जाएगा 50 लाख का। तो आप अगर विद इन 50 लाख अगर आप कमाते हो तो उस केस में आप यहाँ पे कवर हो जाओगे। प्रीवियस ईयर का टर्नओवर देखना है और रेट आपका 6% के हिसाब से करंट ईयर के टर्नओवर पे अपना GST लग जाएगा, और इस टाइम पे करंट ईयर का टर्नओवर में इंक्लूड करेगा टैक्सेबल भी, एग्जेम्प्ट भी। ECO के केसेस में जब अपने गुड सप्लाई करते हैं तो ये अलाउड होता है, लेकिन कुछ कंडीशंस होते हैं जो अपने को फुलफिल करना है। लेकिन अगर सर्विस है तो 1 रुपया भी नहीं कर सकते अगर आपको कॉम्पोजिशन में आना है। तो कुछ कंडीशन कौन कौन से हैं जो अपने को फुलफिल करना है अगर अपने को गुड सप्लाई करना है, तो कि अपने 1 रुपया भी इंटर स्टेट सप्लाई 1 रुपया भी नहीं कर सकते। इसके अलावा ECO यहाँ पे कलेक्ट करेगी, पे करेगी TCS का अमाउंट। इसके बाद ECO फर्निश करेगी GSTR 8, वो अपना TCS वाला फॉर्म होता है, वो
ईसीओ करता है, और ईसीओ नेसेसरी चेक्स वगैरह करेगी कि येस यहाँ पे कोई इंटर स्टेट सप्लाईज नहीं हो रहा है, सिर्फ इंट्रा स्टेट ही सप्लाई हो रहा है, ये ईसीओ को देखना पड़ेगा। इसके बाद ही अपने गुड सप्लाई कर सकते हैं ईसीओ के द्वारा, वो भी तब जब अपने को कॉम्पोजिशन चाहिए। अब वो जो अपने नोटिफाइड गुड्स अपने ऊपर पढ़ के आए कि टोबैको, पान मसाला, समथिंग समथिंग, तो वो यहाँ पे कवर करेगा। उसका पूरा एग्जांपल दिया हुआ है कि आइसक्रीम, अदर एडिबल, पान मसाला, टोबैको, एरेटेड वाटर, फ्लाई ऐश, ब्रिक्स, फ्लाई ऐश ब्लॉक्स, इसके अलावा ब्रिक्स जो फॉसिल फ्यूल से बने गए, अर्दन यहाँ से बने गए, ब्रिक्स, बिल्डिंग्स, तो ये सब चीज़ें कवर करती है नोटिफाइड गुड्स में। अगर आप इसके मैन्युफैक्चर हो तो आप नहीं बन सकते, कॉम्पोजिशन स्कीम पे नहीं आ सकते। यस, तो फर्स्ट इलस्ट्रेशन में क्या दिया हुआ है कि तोला राम है, वो मैन्युफैक्चर है और वो कॉम्पोजिशन लेवी लेना चाहता है, और उसका 2 ब्रांचेस है, एक है यूपी में और एक है मध्य प्रदेश में, और उसका टोटल टर्नओवर 115 लाख का, मतलब 1.5 करोड़ के अंदर ही है प्रीवियस ईयर पे। तो उस केस में क्या हो रहा है, फर्स्ट अपना जो करंट फाइनेंशियल ईयर है उसमें अपने क्या क्या कमाए हैं, 5 लाख और 10 लाख। तो सबसे पहले तो ये कॉम्पोजिशन स्कीम के अंदर आ रहा है क्योंकि 1.5 करोड़ के विद इन टर्नओवर। दूसरा, करंट ईयर में कितना कमाए, 5 लाख और 10 लाख, और अपने मैन्युफैक्चरर है, मैन्युफैक्चरर मतलब 1% जीएसटी पे करेगा, यहाँ पे 1% कवर कर लेगा, 15,000 का जीएसटी पेमेंट करना पड़ेगा। सेकंड क्या बोला कि अपने इस बार ट्रेडर है, ध्यान से समझना, अपने इस बार क्या है, ट्रेडर। तो वो जो करेंट ईयर का टर्नओवर में क्या क्या आता है उसको एक बार रिकॉल करो। तो करेंट ईयर में अपने क्या किए हैं कि पहले तो अपने कमा रहे हैं 115 लाख का, और अपना यहाँ पे पंजाब और राजस्थान, ये दोनों स्टेट्स है जहाँ पे अपने डील कर रहे हैं। करेंट ईयर में अपने कमा रहे हैं 35 लाख। पहला वाला स्टेट से अपने 15 लाख कमाए हैं, जिसमें कि 5 लाख टैक्सेबल है और 10 लाख है एग्जेम्प्ट, 10 लाख है एग्जेम्प्ट, ठीक है। और सेकंड वाले पे 20 लाख है, जिसमें 10 लाख टैक्सेबल है और अपना 10 लाख एग्जेम्प्ट है, और अपने ट्रेडर है। जब ट्रेडर वाला केस था तब हमने देखे थे कि सिर्फ और सिर्फ करंट ईयर में टैक्सेबल वाला एलिमेंट लेना है टैक्स पर्पज़ के लिए। तो यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ 5 लाख लिया गया, सिर्फ और सिर्फ 10 लाख लिया गया, देखो 10 लाख और यहाँ पे 5 लाख, और उसी के ऊपर जीएसटी लग गया। तो इसी तरीके से आईसीआई थोड़ा बहुत घुमा सकता है आपको, तो आपको ये चीज़ें ध्यान में रखनी है। इसके बाद तीसरा कि वो यहाँ पे सलून स्टाइलिस्ट है, वो ऑप्ट करना चाहता है कॉम्पोजिशन लेवी, और उसका टर्नओवर 45 लाख का है, तो ये आ सकता है 10 का 2A में, ठीक है, क्योंकि वो सर्विस प्रोवाइड करे, वो भी अदर देन रेस्टोरेंट सर्विसेज है, तो उस केस में वो आ सकता है और ये कॉम्पोजिशन स्कीम ले सकता है। तो इस केस में क्या हो रहा है कि ये दिल्ली वाले लोकेशन से और हरियाणा वाला लोकेशन, इसका 2 लोकेशन है। हर एक का प्रीवियस ईयर का टर्नओवर दिया हुआ है, ये विद इन द लिमिट था 50 लाख के अंदर ही है, यानी कि आ सकता है कॉम्पोजिशन में, और इसका टर्नओवर फर्स्ट क्वार्टर में कितना है, 5 लाख और 10 लाख। तो यहाँ पे इसको 6% का जीएसटी बेयर करना पड़ता है और इतना अपना टैक्स आ जाएगा, बस सिंपल था। इसके बाद एक फोटोग्राफर है चंपक, वो कमेंट्स कर रहा है प्रोवाइडिंग फोटोग्राफी सर्विसेज, दिल्ली में जाके अपना सर्विस अभी तो चालू करने वाला है, तो अभी चालू नहीं किया है, यानी कि अभी रजिस्ट्रेशन में नहीं लिया हुआ, स्टार्टिंग है एकदम। तो जब उसका टर्नओवर का लिमिट 20 लाख क्रॉस किया तब जाके उसका रजिस्ट्रेशन की एप्लीकेबिलिटी आती है, वो अपने पढ़ेंगे रजिस्ट्रेशन वाले चैप्टर पे। तो जब 20 लाख यहाँ पे क्रॉस किया तब जाके उसके रजिस्ट्रेशन की एप्लीकेबिलिटी हुई, यहाँ से तो वो रजिस्टर हुआ है, तो अभी तक ये पेमेंट नहीं किया कुछ भी। अब ये कॉम्पोजिशन स्कीम में आ सकता है, और वो क्या कर रहा है, सर्विसेज प्रोवाइड कर रहा है, और रेस्टोरेंट सर्विसेज के अलावा है, तो 50 लाख तक का वो ले सकता है कॉम्पोजिशन स्कीम का फ़ायदा। तो अप टू 30 लाख, यानी कि टोटल में ये 20 भी जोड़ेंगे, जो रजिस्ट्रेशन नहीं हुआ था वो वाला अप्रैल से जोड़ेंगे, स्टार्टिंग ऑफ द ईयर से,
तो ये 20 लाख भी जुड़ेगा और 30 लाख भी जुड़ेगा। अब यहाँ से इसका कॉम्पोजिशन रुक जाएगा, वो नॉर्मल स्कीम के हिसाब से बियर करेगा और वहाँ पे 18% जीएसटी मान लेते हैं लगता है, तो 18% कवर करेगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि रजिस्टर्ड पर्सन है डैश इज नॉट एलिजिबल फॉर कॉम्पोजिशन स्कीम इवन थो उसका जो एग्रीगेट टर्नओवर है डज नॉट एक्सीड 1.5 करोड़ है। 1.5 करोड़ एक्सीड नहीं कर रहा है तब भी वो एलिजिबल नहीं है फॉर कॉम्पोजिशन स्कीम। ऐसा कौन बंदा है? अपने पान मसाला का ट्रेडिंग कर रहा है, क्या वहाँ पे ट्रेडिंग वर्ड था? नहीं, वहाँ पे मैन्युफैक्चरिंग वर्ड था। फिर अपने मैन्युफैक्चर है एरेटेड वाटर का, ये अपना नोटिफाइड गुड्स के अंदर आता है, इसलिए ये वाला अगर अपने मैन्युफैक्चरिंग करेंगे तो अपने कॉम्पोजिशन ले ही नहीं सकते। फिर आता है अपना अलादीन इलेक्ट्रॉनिक्स, इंगेज इन द इंट्रा स्टेट सप्लाईज है और वो भी एयर कंडीशन, मतलब सप्लाई ऑफ गुड्स करे 10 का 1 2 कवर हो सकता है, जहाँ पे अपना टर्नओवर 90 लाख का इन द प्रीवियस फाइनेंशियल ईयर में। अपने रिपेयर सर्विसेज भी स्टार्ट करना चाहते हैं, यानी कि अब सर्विसेज भी देना चाहते हैं, लेकिन इस बार रेस्टोरेंट सर्विसेज नहीं है। तो उस केस में अपने को पूछ रहा है कि अपने सर्विसेज कितना दे सकते हैं, अप टू वॉट अमाउंट। अपने को पता है 10% ऑफ द प्रीवियस ईयर का टर्नओवर या तो फिर 5 लाख विच एवर इज हायर। यही चीज़ ऐसे करके निकाल देंगे, 9 लाख इज द आंसर। अब अपने चलते हैं डायरेक्ट TYQ। इसी के साथ अपना 4 चैप्टर ख़त्म होता है और मैंने पूरा जो अमेंडमेंट्स है वो भी आपका कवर कर दिया है। यस, सो फर्स्ट क्वेश्चन इज स्टेट द पर्सन जो लाइबल है टू पे द GST इन द फॉलोइंग इंडिपेंडेंट केसेस में। फर्स्ट इज जहाँ पे सर्विस प्रोवाइडेड बाय आर्बिट्री ट्राइब्यूनल टू द बिजनेस एंटिटी, ये अपने RCM में कवर की अभी, कि अगर कोई ट्राइब्यूनल सर्विसेज देगा बिजनेस एंटिटी को तो बिजनेस एंटिटी RCM में जाकर पेमेंट करेगी। फिर अगर स्पॉन्सरशिप सर्विसेज है प्रोवाइडेड बाय द कंपनी, कंपनी मतलब हो गया बॉडी कॉर्पोरेट, अदर देन बॉडी कॉर्पोरेट नहीं है, यहाँ पे बॉडी कॉर्पोरेट है, टू द इंडिविजुअल को जाके दे रही है, तो उस केस में तो FCM कवर करेगा। OBC टू BC होने में RCM था। वैसे यहाँ पे रेंटिंग ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी और वो गवर्नमेंट दे रही है किसी रजिस्टर्ड बिजनेस एंटिटी को, तो वो भी RCM में कवर होगी। इसके बाद यहाँ पे सेकंड क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि इंडिपेंडेंट डायरेक्टर है जिसको अपने सिटिंग फीस दे रहा है 1 लाख का, तो वहाँ पे टैक्सेबिलिटी कैसे आएगी? तो इंडिपेंडेंट डायरेक्टर को जो अपना सिटिंग फीस दे रहा है, मतलब सैलरी के अलावा वाली पेमेंट है ये, तो वो अपना RCM को कवर करता है। ये अभी हमने कवर किए हुए हैं। इसके बाद रघु एसोसिएट्स, यहाँ पे इसको समझना है कि ये बॉडी कॉर्पोरेट नहीं है और वो स्पॉन्सरशिप सर्विसेज दे रही है विविन क्रिकेट अकेडमी LLP कवर होती है बॉडी कॉर्पोरेट में, तो ये बॉडी कॉर्पोरेट है। अदर देन बॉडी कॉर्पोरेट को सर्विस दे रही है, इसलिए ये RCM में कवर करेगा। फिर अपना लीगल फीस है रिसीव बाय श्रवान, एक एडवोकेट है, एडवोकेट इंडिविजुअल है और किससे उसको रिसीव मिला? ट्रेडिंग कंपनी है, तो बॉडी कॉर्पोरेट सर्विस ले रही है किसी इंडिविजुअल वाली अपनी एडवोकेट से, तो उस केस में क्या होता है, जो बॉडी कॉर्पोरेट है वो जाके RCM में जमा करता है पेमेंट, वही यहाँ पे कवर है। अपने को बताना है कि हु इज़ लाइबल टू बियर द GST। इंश्योरेंस एजेंट ने सर्विस दिया इंश्योरेंस कंपनी, तो इंश्योरेंस कंपनी RCM में पेमेंट करेगी। रिकवरी एजेंट ने सर्विस दिया है कार डीलर, ये अपने पहले ही कवर कर लिया, तो कार डीलर जब रिकवरी एजेंट बैंक को देती है तो उस केस में आता है RCM, अदरवाइज क्या हो जाएगा FCM। फिर सिक्योरिटी सर्विसेज है, सप्लाई ऑफ सिक्योरिटी पर्सनल है, बॉडी गार्ड देने वाला सर्विस, और वो पार्टनरशिप फर्म दे रहा है, मतलब बॉडी कॉर्पोरेट नहीं है ये, और 2 रजिस्टर्ड पर्सन को जा रहा है, तो OBC 2 रजिस्टर्ड पर्सन को जा रहा है, तो उस केस में अगर सामने वाला रजिस्टर्ड है तो वही जाके RCM में पेमेंट करता है। इसके बाद आता है 6 नंबर क्वेश्चन, जिसमें सुल्तान एंड सॉन्स पार्टनरशिप फर्म बेस्ड इन नागपुर महाराष्ट्र का इज़ अ होलसेलर टैक्सेबल प्रोडक्ट, अपना PB है और QB एक है प्रोडक्ट जो एग्जेम्प्ट है बाय द नोटिफिकेशन, मतलब GST के परव्यू के अंदर थी लेकिन वो एग्जेम्प्ट कर दी गई है अभी।
तो उस केस में क्या हुआ है कि उसका प्रीवियस फाइनेंशियल ईयर का टर्नओवर है 130। अकाउंटेंट का व्यू है कि भाई मेकिंग ऑफ एग्जाम गुड्स इज नॉट एलिजिबल फॉर द कॉम्पोजिशन स्कीम के लिए एलिजिबल नहीं हो, ऐसा कुछ भी नहीं है, ये एकदम इनवैलिड बात है। अगर अपने यहाँ पे पेट्रोल से डील करते, अगर अपने डीजल से डील करते, तब अपने बोलते जीएसटी के परव्यू के बाहर है, नॉट लेविएबल टू जीएसटी है, तो उस केस में नॉन टैक्सेबल सप्लाई हो जाता, वहाँ पे रजिस्ट्रेशन ही रिक्वायर्ड नहीं था पहला बात, तो जीएसटी तो लगने का दूर ही बात था। लेकिन जहाँ पे कोई गुड्स जिसमें जीएसटी लगता है लेकिन वो एग्जेम्प्ट हो गई है बाय द नोटिफिकेशन, तो वो कॉम्पोजिशन स्कीम को कवर करेंगे अपने, ठीक है, और अपना टर्नओवर भी विद इन द लिमिट के अंदर ही है, तो अपने कॉम्पोजिशन स्कीम को कवर कर सकते हो। इसमें आपको पूरा कॉम्पोजिशन स्कीम जो है उसका डिफिनेशन लिखना है, 10 का 1, 10 का 2, फिर 10 का 2A भी लिख के आना, हर एक चीज़ एक्सप्लेन करना। इसके बाद यहाँ पे ये वाला क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, ये मार्क कर लो कि एक पर्सन अवेलिंग द कॉम्पोजिशन स्कीम अंडर सेक्शन 1-2 ऑफ द 10 हरियाणा ड्यूरिंग द फाइनेंशियल ईयर, और जिसका टर्नओवर अपना 1.5 करोड़ है इन द मंथ ऑफ दिसंबर, तो दिसंबर में अपना 1.5 करोड़ का टर्नओवर क्रॉस हो गया। अब क्या अभी भी अपने कॉम्पोजिशन स्कीम को ले सकते हैं 31 मार्च तक? बोला नहीं। जब आप जनवरी टू मार्च चल रहे हो उसमें आपको नॉर्मल स्कीम पे जाना पड़ेगा, आपको वो जो कॉम्पोजिशन स्कीम है उसमें आपको विड्रॉ करना पड़ेगा। तो अगर आपके पास टाइम होता है यहाँ पे 30 डेज़ का, इसके अंदर अगर आपने अपना जो इनपुट है, इनपुट सर्विसेज का जो भी आपका आईटीसी है, अगर उसका डिक्लेरेशन दे दिया, आपने स्कीम पे कन्वर्ट कर लिया नॉर्मल स्कीम पे विद इन 30 डेज़ के अंदर, तब तो ठीक है, तो आप इनपुट का भी क्लेम ले पाते हो। अदरवाइज़ आपको इनपुट का क्लेम नहीं मिलता है पूरा। तो अप टू दिसंबर यहाँ पे कॉम्पोजिशन स्कीम के हिसाब से पेमेंट होगा जीएसटी का, लेकिन उसके बाद जो भी होगा वो नॉर्मल स्कीम के हिसाब से पेमेंट होगा। इसके बाद अपना 8वां नंबर कि डिटरमाइन वेदर द सप्लाई इन द फॉलोइंग केसेस एलिजिबल फॉर कॉम्पोजिशन लेवी है कि नहीं, क्योंकि टर्नओवर एक्सीड नहीं कर रहा है 1.5 करोड़। तो यहाँ पे देखना है कि अपने ट्रेडिंग करे पान मसाला तो चलेगा, अगर मैन्युफैक्चरिंग करते तब नहीं चलता। फिर यहाँ पे रजिस्टर्ड ऑफिस है और अपने यहाँ पे पंजाब में, हरियाणा में है, और सेल कर रहे हैं गुड्स मैन्युफैक्चर बाय इट इन द अपने दूसरे स्टेट्स में जब जाके सेल कर रहे हैं, तो एक स्टेट से दूसरे स्टेट सेल करने का यहाँ पे अलाउड नहीं है, इसलिए इंटर स्टेट अलाउड नहीं है, तो कॉम्पोजिशन नहीं मिलेगा। इसके बाद यहाँ पे ये क्वेश्चन था कि एक आदमी बोल रहा है कि मेरा दो स्टेट्स में रजिस्ट्रेशन है और मेरे को एक स्टेट में चाहिए कॉम्पोजिशन, एक में चाहिए नॉर्मल, क्या हम ले सकते हैं? नहीं, ये पूरा पैन इंडिया बेसिस में होता है। मतलब एक स्टेट में अगर आपको कॉम्पोजिशन चाहिए, बाकी जितना भी आपका रजिस्ट्रेशन है ऑल ओवर द इंडिया, आपको वहाँ पे कॉम्पोजिशन स्कीम ही लेना पड़ेगा। ऐसा नहीं हो सकता कि एक स्टेट में आपने कॉम्पोजिशन लिया, एक स्टेट में आपने वो ले लिया नॉर्मल स्कीम, ऐसा नहीं होता। इसके बाद मिस्टर अजय रिपेयर सेंटर है यहाँ पे, और उसका रिपेयर सेंटर है, रिपेयर का काम करता है, और वो राजस्थान में कवर्ड है, 45 लाख के अंदर है, मतलब 10 का 2A में कवर करेगा, क्योंकि रेस्टोरेंट सर्विसेज के अलावा बिजनेस है और सिर्फ सर्विसेज का ही बिजनेस है, इसलिए। इसके बाद यहाँ पे बोल रहा है कि क्या आपने कॉम्पोजिशन स्कीम 10 का 1-2 में आ सकता है? बोला नहीं, सिर्फ 10 का 2A में आ सकता है, यस। उसके बाद कंसीडरिंग कि उसका करंट ईयर का टर्नओवर अपना कितना है 35 लाख, तो उसको 35 लाख इंटू 6% का उसको जीएसटी बियर करना पड़ेगा। अगर वहीं पे मान लेते हैं कि बोल रहा है कि ये फ्यू आइटम्स रिपेयर सर्विसेज प्रोक्योर कर रहा है फ्रॉम नेदरबोर्डिंग स्टेट से, प्रोक्यूर फ्यू आइटम फॉर प्रोवाइडिंग द रिपेयर सर्विसेज फ्रॉम नेदरबोर्डिंग स्टेट, क्या तभी भी एग्जाम्पल जो अपनी क्वेश्चन है वो चेंज हो जाती? बोले नहीं, एकदम सेम रहती, क्योंकि अपना मेन काम अभी बिजनेस सर्विसेज देने का है। तो अप टू 45 लाख तक जब तक है हम लोग कॉम्पोजिशन स्कीम का फ़ायदा उठा सकते हैं। तो यहाँ पे अगर वो गुड्स एंड सर्विसेज दोनों देता तब अपने 10 का 1-2 कवर कर सकते थे, अदरवाइज सिर्फ 10 का 2A ही चलेगा। लास्ट क्वेश्चन इज मेसर्स यूनाइटेड इलेक्ट्रॉनिक्स एक रजिस्टर्ड डीलर है, सप्लाइंग कर रहा है ऑल द टाइप ऑफ इलेक्ट्रॉनिक अप्लायंसेज इन द स्टेट ऑफ कर्नाटका। अपना एग्रीगेट टर्नओवर इन द प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर कितना है? 120, मतलब अपने कंपोजिशन में आ सकते हैं।
और अपने क्या कर रहे हैं, ऑल द टाइप ऑफ इलेक्ट्रॉनिक अप्लायंसेस, मतलब सप्लाई ऑफ गुड्स है अपना, तो 10 का 1 2 कवर हो सकता है। इसके अलावा हम लोग एक्सपेक्ट करें कि कुछ रिपेयर मेंटेनेंस सर्विसेज देना है, मतलब गुड्स एंड सर्विसेज भी अपना 10 का 1 2 में कवर होती है, कोई बात नहीं है। तो कितना दे सकते हैं अपने, ये अपने को पता है। तो पहले तो बोल रहे हैं कि क्या आपने ऑप्ट कर सकते कॉम्पोजिशन, यस। दूसरा बात है कितने का सर्विसेज दे सकते हैं, तो प्रीवियस ईयर का टर्नओवर अपना 120 है, तो 120 का 10% या तो फिर 5 लाख, विच एवर इज हायर, इतने का अपने दे सकते हैं, यानी कि 12 लाख का। सो आज का क्लास के लिए बस इतना ही था। ये अपना चार्ज ऑफ जीएसटी चैप्टर ख़त्म होता है, ठीक है। इसमें और क्लैरिटी तब आपको आएगा जब आपका एग्जामिनेशन चैप्टर भी कवर हो जाएगा, फिर आपका आईटीसी भी कवर हो जाएगा, आपका वैल्यूएशन चैप्टर भी कवर हो जाएगा, तो आपके बहुत सारे सम्स ऐसे ही बनने लगेंगे, ठीक है। तो अभी के टाइम पे एकदम हड़बड़ाहट में टेक्स्ट नहीं करना है कि अरे ये समझ नहीं आया, वो समझ नहीं आया, थोड़ा रुको, थोड़ा पेशेंस रखो। अभी एग्जामिनेशन चैप्टर को भी मैं कवर करूँगी, उसके बाद आईटीसी कवर होगी, वैल्यूएशन कवर होगी। एक बार सारे क्लासेस को समझ लो, आपको सब समझ में आने लगेगा। कुछ कुछ चैप्टर्स क्या है, एक दूसरे से इंटरलिंक है, तो जब तक अपने सारे जो चैप्टर्स है उसको कवर नहीं करते तब तक आपको पूरा जीएसटी समझ आने वाला नहीं है। और ये एक दूसरे में इम्पॉर्टेंट भी है, क्योंकि बहुत बार इंटीग्रेटेड सम्स भी आते हैं, ठीक है। होप करती हूँ कि आपको समझ आ रहा है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।